नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ जिसमें दोस्ती, धोखा, लालच और आखिर में सच्चाई की जीत होती है। ये कहानी हमें सिखाएगी कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। कृष्णानगर में मंजीत नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका मेवों का व्यापार पूरे नगर में मशहूर था और दूसरे व्यापारी भी उसी से मेवा खरीदते थे। यह उसका खानदानी पेशा था। उसके दादा गिरजा प्रसाद ने मेवों का व्यापार शुरू किया था, जिसके बाद उसके बेटे बद्री प्रसाद ने इस काम को आगे बढ़ाया। बद्री प्रसाद ने मेवों के साथ साथ मसालों का व्यापार भी शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादा मुनाफे के लालच में वह मुनक्के में महुआ की फली और काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाकर बेचने लगा। उसके पास जो भी सामान होता उसमें वह मिलावट जरूर करता था। कुछ ही दिनों में छोटे व्यापारियों को समझ आ गया कि बद्री प्रसाद असली माल नहीं बेचता और मिलावट करता है। इसलिए उन्होंने सस्ते माल के चक्कर में पड़ना छोड़ दिया और दूसरी जगहों से माल खरीदने लगे। देखते ही देखते छोटे व्यापारी बद्री प्रसाद की दुकान से गायब हो गए। अब कोई भी व्यापारी उसके पास माल खरीदने नहीं आता था। बस कुछ खुदरा ग्राहक ही भूले भटके आ जाते थे। बद्री ने कभी खुदरा ग्राहकों को महत्व ही नहीं दिया था। वह कम सामान खरीदने वालों को झिड़क देता था कि मैं बड़ा व्यापारी हूँ, ये छोटा मोटा माल नहीं बेचता। तुम लोग किसी छोटी दुकान से जाकर खरीदो, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। लेकिन अब तो सभी छोटे व्यापारी उसकी दुकान से मुंह मोड़ चुके थे, तो वह खुदरा ग्राहकों को भी बुलाना चाहता था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। बद्री की बदनामी का ढंका पूरे नगर में बज चुका था। ग्राहक भी जान गए थे कि वह एक बेईमान व्यापारी है जो मुनाफे के चक्कर में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करता है। उसका माल ही नहीं, वह खुद भी मिलावटी आदमी है। इस वजह से ग्राहक उसकी दुकान से दूर हो गए थे। लोग उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे जहां बद्री की दुकान थी। अब वह बस अपनी जमा पूंजी से ही गुजारा कर रहा था और अकेले दुकान में बैठकर मक्खियां मारता था। उसका बेटा मंजीत अब बड़ा हो चुका था। 3-4 साल पहले मंजीत के लिए बड़े घरों से रिश्ते आते थे, लेकिन बद्री दहेज में इतनी मांग कर देता था जितनी उसकी खुद की संपत्ति भी नहीं थी। लड़की वाले भी उसे खरी खोटी सुना जाते कि हमें अपनी बेटी के लिए लड़का खरीदना नहीं है, बल्कि एक संस्कारी घर में उसका विवाह करना है। तुम अपने बिकाऊ बेटे को किसी हाट या पशु मेले में ले जाकर बेच दो, शायद कोई खरीदार मिल जाए। लेकिन लड़की वालों के ताने का बद्री पर कोई असर नहीं पड़ा था। उसकी आंखों पर लालच का मोटा चश्मा चढ़ गया था और अपने स्वार्थ के आगे उसे कुछ नहीं दिखता था। मंजीत चाहता था कि उसका विवाह हो जाए। उसे पता था कि यही वह समय है जब उसकी शादी किसी बड़े घर में हो सकती है। अगर धंधा आज अच्छा चल रहा है तो बड़े लोग मिल रहे हैं, कल किसी वजह से धंधा डूब गया तो कोई गरीब भी दरवाजे पर नहीं आएगा। मंजीत की बात सच साबित हुई। धंधा चौपट हो गया। अब उसकी शादी की तो बात ही दूर, कोई साधारण ग्राहक भी खरीदारी के लिए नहीं आता था। मंजीत अपने पिता पर बहुत नाराज रहता था। घर की हालत इतनी बिगड़ गई कि मंजीत की मां बीमार पड़ी तो घर में दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। बद्री ने अपने अच्छे दिनों में किसी भी सगे संबंधी को कुत्ते की तरह दुत्कारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब वह किसी के यहाँ जाने या मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचा था। मंजीत पिता से लड़ता झगड़ता कि कहीं से भी पैसे लाओ, माँ का इलाज कराओ, चाहे घर या दुकान बेच दो, पर माँ का इलाज होना चाहिए। बद्री घर से निकल जाता और नगर के बाहर एक बाग में जाकर बैठ जाता। शाम को लौटकर कहता कि पैसे नहीं मिले। आखिर उसकी पत्नी बिना दवा के कितने दिन जीती। एक दिन वह मर गई। अब घर में सिर्फ मंजीत और बद्री रह गए थे। तब मंजीत ने कहा, जब माँ ही चली गई तो आप यहाँ रहकर क्या करेंगे? आपने सब कुछ चौपट कर दिया। कुछ दिन और रह गए तो मुझे भी खा जाएंगे। इससे अच्छा होता कि आप कोई साधु सन्यासी बन जाते और अपने पापों का प्रायश्चित करते, तो शायद आपका भला हो जाता। बेटे के बार बार ताने देने पर एक दिन बद्री सचमुच घर से निकल गया। वह कहाँ चला गया? मंजीत को कोई खबर नहीं हुई। मंजीत ने पता लगाने की जरूरत भी नहीं समझी। मंजीत ने सबसे पहला काम यह किया कि अपनी दुकान बेच दी और उन पैसों से गांवों में कपड़े का व्यापार शुरू कर दिया। भोजन और कपड़े का धंधा ऐसा होता है जिसमें कभी घाटा नहीं होता और उसकी मांग हर मौसम में बनी रहती है।
मंजीत की कोशिश रंग लाई। 2 साल की मेहनत में उसने नगर में एक बड़ी दुकान खड़ी कर ली। जब उसकी बिक्री बढ़ी तो उसने मेवा और मसालों की एक अलग दुकान भी खुलवा ली। उसने दुकान चलाने के लिए 2 भरोसेमंद नौकर भी रख लिए, जिन्हें वह मुनीम कहता था। जब दोनों दुकानें चल निकली तो उसने पुराना मकान बेचकर एक नया आलीशान मकान खरीद लिया। अब बद्री की परछाई भी मंजीत पर नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि मंजीत उस बदनाम हो चुके बद्री का बेटा है। अब मंजीत को विवाह की जरूरत महसूस होने लगी। वह चाहता था कि विवाह करके अपना घर बसा ले। अब वह उस मुकाम पर था कि कोई अमीर भी अपनी बेटी उसे दे सकता था। नगर का एक सेठ पोपटलाल मंजीत से बहुत प्रभावित था और चाहता था कि अपनी बेटी का विवाह मंजीत से कर दे। लेकिन पोपटलाल की बेटी बहुत अच्छी लड़की नहीं थी। वह अपनी माँ के साथ आजादी से घूमा करती थी और बहुत खर्चीली भी थी। पोपटलाल अपने धंधे में व्यस्त रहने के कारण पत्नी पर लगाम नहीं लगा पाया था, तो वह बेलगाम हो गई थी और उसी के रास्ते पर बेटी भी चल पड़ी थी। पोपटलाल जल्दी से बेटी का विवाह कर देना चाहता था। वह मंजीत के पास आया और उससे अपनी बेटी के विवाह की बात चलाई। मंजीत विवाह के लिए तैयार बैठा था तो उसने तुरंत हाँ कर दी। मंजीत का एक मुनीम गिरधारी था। उसने कहा, मालिक, आप जल्दबाजी कर रहे हैं। मैं पहले पोपटलाल के पास रह चुका हूँ और उनके घर की अंदरूनी बातें भी जानता हूँ। मैं आपसे उनकी कोई शिकायत तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जब कोई एक मिट्टी का मटका भी खरीदता है तो उसे ठोक बजाकर देखता है, तब जाकर खरीदता है। आप तो अपनी जिंदगी का फैसला करने जा रहे हैं, तो एक बार सोच लीजिए, लड़की को देख लीजिए, उसके चाल चलन के बारे में पता कर लीजिए। ये सुनकर मंजीत मुनीम पर नाराज हो गया। तुम अपनी हद से ज्यादा बोल रहे हो, अपनी हद में रहो। किसी पर कीचड़ उछालने से पहले 1000 बार सोच लो। अरे, पोपटलाल इस नगर के जाने माने व्यापारी हैं और तुम उनके बारे में गलत सोच रहे हो। मुनीम बोला, क्षमा करें सेठ जी, मुझसे गलती हो गई। मुझे बड़े लोगों के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। ऐसी गलती अब कभी नहीं होगी। मैं अपनी औकात भूल गया था। मुनीम वहां से चला गया। उधर मंजीत विवाह की तैयारी में लग गया। जल्द ही सेठ पोपटलाल की बेटी कादम्बरी मंजीत की पत्नी बनकर उसके घर आ गई। मंजीत अब कोई छोटा मोटा सेठ तो था नहीं कि घर में चूल्हा फूंकना पड़े। उसके घर रोज ढाबे से बना बनाया खाना आ जाता था, तो मंजीत की पत्नी के लिए भी ढाबे से ही खाना आ जाता। पहले जब वह नई नई आई तो बहुत ठीक ढंग से रही, मगर जैसे जैसे समय बीता वह अपने पुराने ढर्रे पर लौट आई। वह अपनी पसंद का खाना मंगवाती, जब मन करता घर से निकल जाती और 2-2 दिन तक घर नहीं लौटती। मंजीत भागा भागा ससुराल जाता कि कादम्बरी आई है क्या, तो पता चलता कि वह तो वहां आई ही नहीं है। वह परेशान होकर घर लौट आता। उसे अच्छी तरह पता था कि एक औरत का रात में घर से बाहर रहने का क्या मतलब होता है। जब वह 2 दिन बाद घर लौटती तो मंजीत पूछता, तुम 2 रात तक कहाँ थी? मैंने पता किया, तुम अपने मायके में भी नहीं थी। तुम 2 दिन तक किसके साथ थी और कहाँ थी? तब कादम्बरी जवाब देती, आपसे मतलब? मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, इससे आपको क्या लेना देना? क्या मैंने कभी आपसे पूछा कि सुबह के गए आधी आधी रात तक कहाँ रहते हो, किसके साथ समय बिताते हो? जब मैं आपसे नहीं पूछती तो आपको भी मेरे निजी मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। मंजीत बोला, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, उसमें मेरा भी हक है। तुम्हें भी मेरी जिंदगी के बारे में जानने का पूरा हक है। हम पति पत्नी है और दोनों मिलकर एक है। कादम्बरी बोली, आपको हमारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आज के बाद मुझसे पूछा कि कहाँ गई थी, किससे मिली थी, तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। आप जेल चले जाओगे और वहीं कैदियों के लिए आटा पीसते रहोगे। औरत की धमकी से मंजीत डर गया। उसने सोचा कि आज पत्नी के कमरे में जाकर उसे प्यार से समझाएगा कि एक औरत का अकेले घूमना, किसी गैर मर्द से रिश्ता रखना, ये सब गलत काम है। किसी भली औरत को इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। अगर तुम्हारे कदम बहक रहे हैं तो अभी भी वक्त है, उन्हें रोक लो, वरना मेरे साथ साथ तुम्हारे पिता की भी बदनामी होगी। ये सोचकर वह पत्नी के कमरे में गया तो वह भड़क गई। तुम मर्द हो, कोई औरत नहीं, जो मेरे कमरे में सोओगे। तुम बाहर जाकर बैठका में सो जाओ। मंजीत बोला, मैं तुम्हारा पति हूं, मेरा हक है तुम्हारे कमरे में सोने का।
स्त्री बोली, मुझे पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप बाहर जाओ और वहीं सो जाओ। जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें अंदर बुला लूंगी। मंजीत बोला, ये मेरा घर है, तुम्हारे बाप का नहीं कि तुम्हारी मर्जी चलेगी। स्त्री बोली, तो ठीक है, आओ मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मगर सुबह तक मुझे जिंदा नहीं पाओगे, मैं अपनी जान दे दूंगी। मंजीत ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वह अपनी जिद पर अड़ी रही, तो मंजीत ने बैठका में ही सोना ठीक समझा। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। चमकने वाली चीज कांच भी होती है, जिसे संभाल कर न रखने पर वह टूट जाती है और टूटने के बाद बहुत चुभन देती है। मुनीम गिरधारी ने ठीक ही कहा था कि लोग मिट्टी का घड़ा भी ठोक बजाकर लेते हैं, और तुम तो जीवन साथी चुनने जा रहे हो, एक बार उसके बारे में पता तो कर लो। मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी। आज नतीजा मेरे सामने है। मंजीत रात भर करवटें बदलकर सोता रहा। उसे अब समझ आ गया था कि उसकी पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं है और उसका रिश्ता किसी न किसी मर्द से है, और यह रिश्ता नया नहीं बल्कि पुराना है। इस तरह सोचते सोचते रात गुजर गई। मंजीत बहुत तनाव में आ गया। कादम्बरी को एक नया हथियार मिल गया था। वह अब हर बात पर जहर खा लेने की धमकी मंजीत को देने लगी थी और उसे अपने पास फटकने भी नहीं देती थी। हर 2 दिन बाद वह घर से निकल जाती और 1-2 दिन बाद ही वापस आती। जैसे जैसे समय बीता, उसकी आदतें और बिगड़ती गईं। अब तो वह मंजीत से लड़ झगड़ कर पैसे भी ले लेती। अगर वह पैसे देने में आनाकानी करता तो वह जहर खा लेने की धमकी दे देती, तो डर के मारे मंजीत उसे पैसे दे देता। अब वह 1-1 हफ्ते बाद घर लौटती, और वह भी सिर्फ पैसे वसूलने के लिए। मंजीत कादम्बरी से शादी करके बहुत बुरी तरह फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस दुष्ट औरत से छुटकारा कैसे पाए। वह पोपटलाल के पास गया और अपनी बेटी के कारनामे बताए, तो वह बेटी पर नाराज होने के बजाय मंजीत पर ही बरस पड़ा। तुम्हें उसकी रखवाली करनी चाहिए थी। मेरे घर तो वह एकदम गाय थी, मगर तुमने उसे खुली छूट दे दी। वह तुम्हारी पत्नी है, उसे गलती पर मारना पीटना चाहिए था, मगर तुमने उसे और बिगाड़ दिया। अब मेरे पास क्यों आए हो? वह अब मेरी बेटी नहीं, तुम्हारी पत्नी है। उसका अच्छा बुरा सोचना तुम्हारा काम है। मैं किसी पति पत्नी के बीच में नहीं पड़ता। आज मुझे उलाहना दे दिया, सो दे दिया। अब अगर अपनी पत्नी की शिकायत लेकर मेरे पास आए तो ठीक नहीं होगा। बड़ा डरपोक आदमी है, एक औरत संभाली नहीं जाती। तुम यहाँ से जाओ और जैसे भी हो अपनी पत्नी को संभालो। मंजीत घर लौट आया, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि पत्नी से कुछ कह सके। वह बहुत तनाव में आ गया और नशा करने लगा। उधर एक गांव था तारणपुर, जहां बंधु नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी जो अब बड़े हो चुके थे। बेटे का नाम परीन था और बेटी का नाम माधवी था। बंधु चाहता था कि बेटी बड़ी हो गई है, उसका विवाह कर दे, फिर बेटे का विवाह करे। बेटे का विवाह 2-4 साल बाद भी होगा तो कोई बात नहीं, मगर बेटी घर में कुमारी बैठी रहे, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। लेकिन बंधु की पत्नी चाहती थी कि पहले घर में बहू आ जाए, ताकि बेटी अपनी भाभी के साथ कुछ दिन रह ले, उससे कुछ सीख ले। वह कहती, मैं पुराने जमाने की औरत हूँ, मुझे आज की बातें नहीं पता, तो मैं लड़की को नए तौर तरीके कैसे सिखाऊंगी? भाभियां ही तो ननद को रहन सहन सिखाती हैं। जब उसने यह बात अपने पति से बताई तो बंधु पत्नी की बात मान गया और पहले बेटे का विवाह करने के लिए राजी हो गया। उसने जल्दी ही अपने बेटे का विवाह पड़ोस के गांव खटाईपुर में करा दिया। परीन की पत्नी ब्याह कर तारणपुर आ गई। वह देखने में बहुत सुंदर थी। एक पखवाड़े तक वह परिवार के साथ बहुत घुल मिलकर रही। माधवी को उम्मीद थी कि भाभी उसे कुछ नया सिखाएगी, मगर वह तो माधवी से बात भी नहीं करती थी। वह अपने पति से तो खूब बातें करती, मगर सास और ननद के सामने गूंगी बन जाती। आखिर सास ने कह दिया, बहू तुम बहुत चतुर चालाक हो, तुम अपने कुछ गुण अपनी ननद को भी सिखा दो। फिर उसने बेटी से कहा, तुम अपनी भाभी के साथ घुल मिलकर रहा करो। माधवी को भी लगा कि माँ ठीक कह रही है, मैं ही हूँ जो भाभी से दूरी बनाकर रहती हूँ। ये भाभियां नखरे वाली होती है, अगर काम निकालना हो तो मक्खन लगाना पड़ता है। कहावत भी है कि जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। माधवी अपनी भाभी के पास गई, भाभी मुझे भी कुछ सिखा दो, आप बहुत चतुर हो, मैंने सुना है आप बहुत गुणवान हो। तब भाभी बोली,
औरत को गुण सीखने नहीं पड़ते, खुद ब खुद आ जाते हैं। भला कोई किसी को खाना खाना सिखाता है? जरूरत पड़ने पर सब जैसे तैसे अपने काम कर ही लेते हैं। घर गृहस्थी सब आदमी खुद ही सीखता है, कोई हाथ पकड़कर नहीं सिखाता। वैसे भी तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह सब कुछ जानती हो, खाना बना ही लेती हो, कपड़े पहन ही लेती हो, और विवाह होने पर तो हर औरत आगे का काम सीख ही जाती है। अब तुम जाओ और आराम करो। इस तरह माधवी को उसकी भाभी ने अपने पास से हटा दिया। माधवी को सब पता भी था, उसे कुछ सीखने की जरूरत भी नहीं थी। वह तो बस अपनी माँ का मान रखने के लिए भाभी के पास गई थी। उसने यह भी देख लिया था कि भाभी को तो रोटियां भी बनानी नहीं आती है। खाना तो ऐसा बनाती है कि उसे कुत्ता भी खाना पसंद न करे। मगर वह अपनी माँ को कैसे समझाती कि मुझे भाभी के कोई गुण नहीं सीखने हैं, मेरे पास जो है वही काफी है। उधर परीन की पत्नी को आए हुए 1 महीना हो गया। परीन ने खुशी के मारे अपनी पत्नी को बता दिया कि हमारे पास जो 2 बीघा जमीन और घर है वह सब मेरे नाम पर है। मेरे जन्म के कुछ दिन बाद ही माँ ने पिताजी से कहकर सारी जमीन मेरे नाम करवा दी थी। मैं अपनी माँ का बहुत लाडला बेटा हूँ। तुम मेरी माँ को कोई तकलीफ मत पहुँचाना, वह भी तुम्हें बहुत प्यार करेगी। हालांकि ये बात अपनी पत्नी को बताकर परीन ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वह पहले से ही एक मनमौजी औरत थी, उसे अकेले रहना पसंद था। जब उसे पता चला कि यह सारी संपत्ति तो उसके पति की है, तो वह सोचने लगी, ये बूढ़े बुढ़िया तो बेकार में ही बैठकर खा रहे हैं, दिन भर कुछ करते नहीं। बुढ़िया दिन भर घर घर घूमती रहती है और ननद शादी के लिए सिर पर बैठी है। अब उसका विवाह कौन करेगा? अगर हम उसका विवाह करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, जमीन जायदाद बेचने की नौबत आ जाएगी। बंधु ने अपने बेटे से कहा, अब तेरा विवाह हो गया है, अब बहन का विवाह करना है। एक अच्छा सा लड़का देखकर माधवी का विवाह कर देते हैं। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो खेत गिरवी रख देते हैं और विवाह कर देते हैं। परीन बोला, ठीक है पिताजी, जैसे भी हो बहन का विवाह तो करना ही है। हम आने वाले साल में बहन का विवाह कर देंगे। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई कि हमें माधवी का विवाह करना है और अगर जरूरत पड़ी तो जमीन भी गिरवी रखनी पड़ सकती है। ये सुनकर उसकी पत्नी अंदर ही अंदर जल गई, मगर पति से कैसे कहती कि आपकी बात मुझे जला रही है। वह कुछ नहीं बोली, न हाँ बोली और नहीं ना, मगर उसने सोच लिया कि अब इस तरह काम नहीं चलेगा। दूसरे दिन सुबह वह बीमार पड़ गई। परीन उसके लिए वैद्य जी के पास से दवा ले आया। उस समय एलोपैथिक दवाइयां हर जगह नहीं मिलती थी। परीन ने पत्नी को दवा दी, मगर उसे कोई आराम नहीं हुआ। वैद्य ने बदल बदल कर दवा दी, लेकिन वह ठीक नहीं हुई। तो परीन फिर से वैद्य के पास गया और बोला, वैद्य जी, आप पैसे तो ले लेते हैं मगर दवा सही नहीं देते। यह सुनकर वैद्य भड़क गया, मैंने तुम्हारे बताए अनुसार ही दवा दी है। मेरी दवा रामबाण है, कभी गलत नहीं होती। मैं मरने वाले को तो नहीं बचा सकता, लेकिन जिसे जीने की इच्छा हो उसे जरूर बचा लेता हूँ। तुम्हारी पत्नी बीमार नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। परीन भी तैश में आ गया, आपकी दवा नकली है, सही काम कर ही नहीं रही, और आप कहते हैं कि मेरी पत्नी बीमार नहीं है। इसका मतलब वह बीमारी का नाटक कर रही है। वैद्य बोला, अब ठीक समझे, तुम्हारी पत्नी नौटंकीबाज है। अगर मेरी बात पर विश्वास न हो तो अपने घर के आसपास देख लो। तुम्हारे घर में कोई खिड़की है तो खिड़की के बाहर जाकर देखो, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर मेरी बात गलत निकली तो तुम आकर अपने पैसे वापस ले जाना, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अगर मैं गलत निकला तो आज के बाद वैद्य का काम छोड़ दूंगा। परीन बोला, आपके लिए यही अच्छा रहेगा, कम से कम लोग लूटने से तो बच जाएंगे। वह गुस्से में घर आया और पहले उस खिड़की के पास गया जो उसकी पत्नी के पलंग के पास लगी थी। वह खिड़की पिछवाड़े में खुलती थी और उधर कोई आता जाता नहीं था। मगर जब परीन खिड़की के पास गया तो वह हैरान रह गया। सारी दवा खिड़की से बाहर फेंकी हुई थी। जो बात परीन पत्नी के साथ रहकर नहीं समझ पाया था, वह बात दूर बैठे वैद्य ने समझ ली थी। परीन सारी दवा उठाकर घर में आया और पत्नी से बोला, ये दवा तुमने फेंकी क्यों? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं बड़ी मेहनत से पैसे कमाता हूँ और तुम उस पैसे की कद्र नहीं करती। जब तुम बीमार ही नहीं थी तो ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? स्त्री बोली, आप सारा धन लुटाने को बैठे हो तो मैं एक बार भी मना नहीं करती, मगर मैंने थोड़ा सा नुकसान क्या कर दिया तो आपको आग लग गई।
अब सोचो, जिस दिन आप बहन के विवाह के लिए अपनी जमीन गिरवी रखोगे तो आपको कैसा लगेगा? शायद आपको मिर्ची लग जाएगी। इसलिए संभल जाओ और पैसे के महत्व को समझो। जमीन एक बार हाथ से निकल गई तो उसे वापस पाने में उम्र लग जाएगी। मजदूरी से उसे छुड़ा नहीं पाओगे। अभी वक्त है, सोच लो, क्योंकि अगर जमीन चली गई तो मैं तुम्हारे पास एक दिन भी नहीं रहूंगी। मुझे कंगाल पसंद नहीं है। अब देख लो कि तुम क्या करोगे। अब परीन की पत्नी रात रात भर परीन के मन में जर घोलती रहती। आखिरकार परीन को भी लगने लगा कि पत्नी ठीक कह रही है। माधवी तो बंधु की बेटी है और जिसकी बेटी है उसे ही उसके बारे में सोचना चाहिए। मेरे पास तो अब पत्नी है, मैं उसके खर्चे उठाऊं या बहन के विवाह के बारे में सोचूं। इस तरह जब 1 साल होने को आया मगर परीन ने एक बार भी बहन के विवाह के बारे में कुछ नहीं कहा। तब बंधु ने ही बताया, मैंने माधवी का विवाह तय कर दिया है, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। अब जमीन हर हाल में गिरवी रखनी पड़ेगी। जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तब हम एक निश्चित तारीख तय करके माधवी का विवाह कर देंगे। परीन बोला, पिताजी आप जमीन को छोड़कर बात कीजिए। जमीन गिरवी नहीं रखी जाएगी। अगर मैंने जमीन गिरवी रख दी तो मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। बंधु बोला, अभी तेरे बच्चे कहाँ हैं? अभी तो बहन का विवाह करना है। परीन बोला, बहन को तो आपने पैदा किया है, आपको पहले ही सोच लेना था कि आप बेटी के खर्चे उठा पाओगे या नहीं। बंधु बोला, परीन तू ठीक कह रहा है। मैंने तुम्हारी मूर्ख माँ की बात मानकर सारी जमीन तेरे नाम कर दी थी। मुझसे यहीं पर भूल हो गई थी। जमीन तो माधवी के नाम करनी चाहिए थी। तब तुम दोनों पति पत्नी उसका मुंह ताकते रहते कि वह क्या कहती है। मगर अब तुझसे कुछ कहने से क्या फायदा? जब माधवी मेरी बेटी है तो उसका विवाह भी मैं ही करूंगा। बंधु बहुत चिंता में पड़ गया। उसकी नींद गायब हो गई। उसे अब कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि क्या करे। 1 महीने में वो 5,000 रुपए कहां से लाए? पहले के समय में 5,000 रुपए की कीमत आज के 5 लाख रुपए के बराबर थी। बंधु पैसे का जुगाड़ करने घर से निकल पड़ा, मगर उसे कहीं कोई जुगाड़ नहीं मिला। वह गांव के साहूकार के पास गया तो साहूकार बोला, पहले कुछ गिरवी रखो, उसके बाद पैसा दूंगा। बंधु बोला, आप मेरी जमीन गिरवी रख लो और पैसे दे दो। तब साहूकार बोला, किसी और को बेवकूफ बनाना, मुझे नहीं। तुम्हारा बेटा परीन मुझसे आकर बता गया है कि सारी जमीन और घर उसी के नाम से है। अगर तुम्हें जमीन गिरवी रखनी है तो बेटे को साथ लाओ और पैसे ले जाओ। बंधु का दांव वहां भी नहीं चल पाया तो वह घर छोड़कर निकल गया। 1 महीने बाद पता चला कि बंधु खुदरा बाजार में एक व्यापारी का बोरा उतारते समय बोरे के नीचे दबकर मर गया। माधवी के ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। अब विवाह की उम्मीद तो टूट ही चुकी थी। परीन की पत्नी को एक सुनहरा मौका मिल गया था। वह परीन से बोली, आप अब देर मत करो, यहाँ की जमीन मकान बेच दो। इतने पैसों में हमारे गांव में 10 बीघा जमीन मिल जाएगी। परीन बोला, मैं जमीन तो बेच दूंगा, लेकिन अभी घर नहीं बेचूंगा, उसे बाद में बेचूंगा। परीन ने अपनी खेती वाली जमीन बेच दी और ससुराल में जाकर बस गया। अब घर में माधवी और उसकी माँ रह गई। कमाने खाने का कोई जरिया नहीं था। माधवी की माँ भी पति की जुदाई 1 महीना भी नहीं झेल पाई और चल बसी। तब गांव की एक औरत ने माधवी को सलाह दी, तुम यह गांव छोड़कर कृष्णनगर चली जाओ, वहां तुम्हें नौकरानी का काम मिल जाएगा। गांव में रहोगी तो गांव के आवारा लोगों की बुरी नजर तुम पर बनी रहेगी, मगर शहर में ऐसा नहीं है। सेठ साहूकार अपनी नौकरानियों पर बुरी नजर नहीं रखते। माधवी ने भी ठान लिया कि अब वह यहाँ नहीं रहेगी। वह कृष्णनगर के लिए निकल पड़ी, मगर एक अकेली लड़की काम मांगे तो किससे मांगे। वह काम की तलाश में दिन भर भटकती रही। शाम को उसकी नजर नगर के सेठ मंजीत पर पड़ी, जो बहुत उदास होकर घर लौट रहा था। लड़की ने यूं ही पूछ लिया, बाबूजी, मुझे कोई काम मिल जाएगा? मंजीत बोला, कैसा काम करोगी? तब माधवी बोली, मैं खाना बना सकती हूँ, घर की सफाई कर सकती हूँ, कपड़े साफ कर सकती हूँ। आप घर के अंदर का जो भी काम बताएंगे मैं कर दूंगी। मंजीत बोला, ठीक है, कल से काम पर आ जाना। तब माधवी बोली, बाबूजी, मैं बहुत दूर के गांव की हूँ, शहर में मेरा कोई नहीं है, मैं किसके पास रहूंगी? आप मुझे आज से ही अपने काम पर रख लीजिए। मंजीत बोला, जब तुम यहाँ की नहीं हो तो तुम चोरनी भी हो सकती हो, बदचलन भी हो सकती हो।
माधवी बोली, बाबूजी, अपनी जुबान पर लगाम दीजिए। आप काम पर नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, मगर इस तरह की चुभने वाली बातें मत बोलिए। मैं गरीब जरूर हूं पर संस्कारी हूं। गरीबों के पास इज्जत के सिवा होता ही क्या है? यही तो अमीर और गरीब में फर्क है। गरीब इज्जत के लिए मर जाता है और अमीर पैसे के लिए। माधवी वहां से दूसरी तरफ चल दी तो मंजीत बोला, तुम मेरी बात का बुरा मान गई। अरे मैं थोड़ा गुस्से में था तो गलती से मेरे मुंह से बुरे शब्द निकल गए। तुम आज से ही मेरे यहाँ काम पर रहो। मैं तुम्हें रहने, खाने पीने, कपड़े वगैरह सब दे दूंगा। साथ में तुम्हें 100 रुपए महीना भी मिल जाएगा। तुम्हें कोई खास काम भी नहीं करना है, बस मुझे भोजन लाकर दे देना है, मेरा बिस्तर लगा देना है और घर की सफाई कर देनी है। घर में एक सेठानी रहती है, उसकी थोड़ी बहुत सेवा कर देना। माधवी मंजीत के साथ उसके घर आ गई तो उसकी पत्नी नई नौकरानी को देखकर बोली, नई नौकरानी की क्या जरूरत थी? घर में नौकरानी की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। मंजीत बोला, मैं तुम्हारे किसी मामले में टान नहीं अड़ाता तो तुम भी मेरे कामों में दखल मत दो। जब तुम मेरी देखभाल नहीं कर सकती तो नौकरानी कर देगी। पत्नी बोली, मैं नौकरानियों की नस नस से वाकिफ हूँ। मंजीत बोला, मैं भी तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। औरत मुंह बनाती हुई घर में चली गई। माधवी को औरत का बर्ताव बुरा लगा, लेकिन वह जानती थी कि कोई भी मालिक नौकर नौकरानियों से अपनेपन से बात नहीं करता। लोग बात बात पर धौंस जमाते हैं, झिड़की देते हैं और कहीं कहीं तो पिटाई भी कर देते हैं, मगर आदमी को पेट के लिए सब कुछ सहना पड़ता है। आज यहाँ सिर छिपाने को जगह मिल गई, वही बहुत है। माधवी को रहते हुए करीब 1 महीना गुजर गया, मगर 1 महीने में उसने जो कुछ भी देखा उसे देखकर लगा कि इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। हर आदमी दुखी है, या पति पत्नी में बिल्कुल भी प्यार नहीं है। औरत तो खुलेआम बदचलन है, मगर यह देखकर भी सेठ चुप है। पता नहीं इसकी क्या मजबूरी है। ऐसी औरत को तो जूते मारकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए, मगर पता नहीं यह सेठ किस मिट्टी का बना है। एक दिन सेठानी घर से बाहर गई थी और रात में भी नहीं लौटी। उधर सेठ नशे की हालत में घर लौटा। वह आज बिल्कुल टूट चुका था, वह रोए जा रहा था। माधवी ने उससे पूछ ही लिया, सेठ जी, आप रो क्यों रहे हैं? मैं देखती हूँ कि आप बहुत उदास रहते हैं। आप सेठानी के पास भी कभी नहीं जाते। सेठानी भी पता नहीं हर दूसरे दिन कहाँ चली जाती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। सेठ बोला, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, बेकार में दुखी हो जाओगी। मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी रहो। माधवी बोली, जब घर का मालिक ही सुखी नहीं रहता तो उस घर के नौकर नौकरानी क्या, जानवर तक दुखी हो जाते हैं। आप अपनी बात मुझे बताइए, आपका मन हल्का हो जाएगा। तब मंजीत ने बताया, मेरी पत्नी बदचलन है। वह अपने पिता के एक नौकर के साथ शादी से पहले से ही रिश्ते में है। वह उससे मिलने हमेशा जाती रहती है। मेरा और उसका रिश्ता सिर्फ कहने को पति पत्नी का है। वह मेरे साथ सिर्फ 1 महीने तक रिश्ते में रही। उसके बाद 2 साल से मैं उसके कमरे में भी नहीं गया। वह मुझसे जबरदस्ती पैसे भी ले लेती है, नहीं देने पर जहर खा लेने की धमकी देती है। माधवी बोली, आप भी अजीब आदमी है। जब उसे आपकी पत्नी बनकर रहना स्वीकार नहीं है तो फिर आप उसे पैसे किस लिए देते हैं? वह जो धमकी देती है और आप उसे मान लेते हैं, वही आपकी कमजोरी है। वह कहीं मरने नहीं जा रही, वह तो अपने प्रेमी के लिए जी रही है। वह आपको मार सकती है मगर खुद नहीं मर सकती। आप उससे बोल दीजिए कि वह जहर खा ले। आपके इतना कहते ही उसका सारा नशा उतर जाएगा। वह कहीं नहीं मरने वाली। आपकी इच्छा है तो उसके साथ रहिए, मगर मेरी मानिए तो ऐसी नागिन को घर में रहने ही मत दीजिए। आपको उससे बहुत अच्छी पत्नी मिल जाएगी, मगर पहले अपने अंदर हिम्मत लाइए। नौकरानी ने मंजीत को एक बहुत बड़ी सीख दे दी। उसकी बात सुनकर मंजीत को हिम्मत मिल गई। दूसरे दिन जब पत्नी शाम को घर लौटी तो मंजीत ने उसे घर के बाहर ही रोक लिया और बोला, तुम कहाँ गई थी? पहले यह बताओ। स्त्री बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? हटो सामने से और मुझे घर के अंदर जाने दो। मंजीत बोला, ये कोई तेरे बाप का घर नहीं है, ये मेरा घर है। इसमें सिर्फ मेरी आज्ञा मानने वाले लोग ही रह सकते हैं। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें बताना ही होगा कि कहाँ गई थी, किसके साथ थी। जिस झगड़ू से तुम मिलती हो वह तुम्हारा कौन है? स्त्री बोली,
हटो दरवाजे के सामने से, वरना मैं जहर खा लूंगी। मंजीत बोला, मैं आज तेरे लिए सचमुच जहर लाया हूं, अब तू जल्दी से इसे खा ले और मर जा। स्त्री बोली, तुम में इतनी हिम्मत नहीं थी, ये हिम्मत अब कहां से आ गई? शायद यह नौकरानी की बच्ची तुझे पाठ पढ़ा रही है, अब भी इसकी खबर लेती हूँ। माधवी बोली, सेठानी, मेरे पास आने की गलती मत करना और हाथ उठाने की तो सोचना भी नहीं, क्योंकि 2 हाथ मेरे पास भी है। तुम खुद को नहीं देखती, तुम्हारी लंपटगिरी के बारे में सारा मोहल्ला जानता है। तुम तो सेठ जी की पत्नी हो ही नहीं, तुम तो धगड़ों की पत्नी हो। तो सेठ जी को क्यों बेवकूफ बना रही हो? इज्जत के साथ अपने पति के पास लौट जाओ। सेठानी को माधवी की बात तीर की तरह लगी। वह माधवी पर झपटी, ये सोचकर कि उसे बहुत मारेगी, मगर उसका अनुमान गलत था। माधवी उससे ज्यादा ताकतवर थी। माधवी ने उसके हाथ पकड़ लिए और चेतावनी दी, मुझसे दूर रहो वरना हाथ तोड़ दूंगी। सेठानी मंजीत पर झपटी तो माधवी ने ही उसे रोक लिया। औकात में रहो, अब यह तो साफ हो गया है कि तुम इस घर में नहीं रह सकती। अच्छा होगा अपने नौकर पति के पास लौट जाओ। सेठानी इस तरह मानने वाली नहीं थी। वह मंजीत से मारपीट करने लगी तो माधवी ने मंजीत का साथ दिया और सेठानी बुरी तरह पिट गई। बहुत मार खाने के बाद उसने स्वीकार कर लिया कि उसका पति धगरू ही है। वह जब 12 साल की थी तभी धगरू से मंदिर में विवाह कर लिया था और उसके साथ पति पत्नी की तरह 8 साल तक रही। उसके बाद पोपट सेठ ने अपनी नाक बचाने के लिए यहाँ उसका विवाह करा दिया था, लेकिन वह अब तक अपने पहले पति को नहीं छोड़ पाई है और न ही जीते जी छोड़ेगी। अगर मंजीत सेठ उसे 10,000 रुपए दे दे तो वह अपने पति के साथ यह नगर छोड़कर दूसरे नगर चली जाएगी। मंजीत ने जरा भी देर नहीं की और उसे पैसे दे दिए। वह खुश होकर चली गई। इस तरह कई महीने गुजर गए। मंजीत सेठ अब अकेला रहता था। उसे अब घर में नौकरानी की जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने माधवी को रखा हुआ था। हाँ, अब माधवी को मंजीत से डर लगने लगा था। वह रोज नशे में आता था। एक दिन तो आधी रात में वह माधवी के कमरे में चला गया था। माधवी ने उसे बहुत समझा बुझाकर उसके कमरे में पहुंचाया और सुलाया। अब वह अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके सोती थी, मगर उसे डर था कि मैं तो नौकरानी हूँ, अगर वह मुझे आधी रात में भी बुलाएगा तो मुझे उसके कमरे में जाना पड़ेगा। मर्द है, उसका मन बिगड़ गया तो कुछ भी कर सकता है। इस डर से वह रात में सो नहीं पाती थी। एक दिन वह सेठ को खाना खिलाते समय सलाह दी, आप अपना विवाह कर लीजिए। आप बड़े सेठ हैं, आपकी कई दुकानें हैं। अगर आपके बाल बच्चे नहीं होंगे तो फिर इस धन का क्या होगा? आप कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसे पहले परख कर तब विवाह कीजिए, आप दोबारा नहीं फंसेंगे। मंजीत बोला, मैं 1 महीने से कोशिश में लगा हूँ, कोई लड़की मिल जाती है तो विवाह कर लेता हूँ। उधर एक गांव था सामूपुर, जहाँ एक भाई बहन रहते थे। भाई का नाम गुरदेव था और बहन का नाम गुरदेई था। दोनों गांव में रहते थे। गुरदेव बहुत भला आदमी था। वह दिन रात मेहनत करता था। वह चाहता था कि कुछ पैसे इकट्ठा करके बहन का विवाह करा दे, तो वह दूर दराज मेहनत करने चला जाता। घर में बहन गुरदेई अकेली रह जाती। उसके घर के आसपास 1-2 आवारा लड़के भी घूमते रहते थे। उनमें से एक के वह संपर्क में आ गई। उसे उस लड़के से दोस्ती बहुत अच्छी लगी। वह रोज दोपहर में उस लड़के से अपने घर में मिल लेती। दोनों की दोस्ती ज्यादा बढ़ गई। हालांकि इश्क छिपाए नहीं छिपता। इसकी खबर गुरदेव को भी लग गई तो उसने बहन को बहुत डांटा कि यह रास्ता बिल्कुल गलत है। उसने बिना देर किए बगल के गांव में बहन का विवाह करा दिया। वह ससुराल चली गई। 1 महीने तक अपने पति के साथ खुशी खुशी रही, लेकिन उसकी खुशी दिखावटी थी। उसका मन तो गांव वाले लड़के में ही लगा था। उसे देखे बिना गुरदेव को चैन नहीं आ रहा था, तो उसने मन में सोच लिया कि वह सुबह सवेरे यहाँ से भाग जाएगी और उस लड़के को लेकर कहीं दूर चली जाएगी। वह अपने ससुराल से कुछ गहने और नकदी लेकर सुबह सवेरे भाग निकली। जब वह अपने गांव उस लड़के के पास पहुंची तो पता चला कि उसका तो विवाह हो गया है और वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश है। उसे कहीं भागने की क्या जरूरत है? जिस चीज के लिए वह भागना चाहता था वह चीज तो उसके घर में ही मौजूद है। गुरदेई अब अपने ससुराल लौट नहीं सकती थी, तो वह अपने भाई के पास आ गई। भाई गुरदेव यह देखकर बहन से बहुत नाराज हुआ, तो वह बताई, आपने तो मुझे नर्क में भेज दिया और भूल गए कि मुझ पर क्या बीतती है।
वह मैं ही जानती हूँ। उस घर में 3 भाई हैं और सभी मुझे अपनी पत्नी मानते हैं। अब मैं उनमें से किसे अपना पति मानूं? गुरुदेव बोला, तो घबरा मत, मैं दूसरी जगह तेरा विवाह करा देता हूं, थोड़ा पैसा जुटा लूं। तब वह बताई, जब उन लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया तो मैं उन्हें कहां छोड़ने वाली थी। मैं सारे पैसे और गहने अपने साथ ले आई हूं, उतने में मेरा विवाह दूसरी जगह हो जाएगा। गुरुदेव बोला, तुमने बिल्कुल ठीक किया है। जब एक से विवाह करके बाद में 3 पति बन जाए तो उनको इसी तरह जवाब देना चाहिए। हालांकि गुरुदेव ने अपने भाई से झूठ बोला था, वहां ऐसी कोई बात नहीं थी। उधर गुरुदेव के ससुराल वाले भागकर गुरुदेव के पास आए कि गुरुदेव यहाँ आई है, वह हमारे घर का सारा सामान लेकर भाग गई है। गुरुदेव उन लोगों पर नाराज हो गया, लगता है तुम लोगों ने मेरी बहन को मार डाला है और अपनी जान बचाने के लिए बहाने बना रहे हो, मैं तुम लोगों पर मुकदमा कर दूंगा। ये सुनकर ससुराल वाले डर गए और भाग गए। गुरुदेव ने 1 हफ्ते में ही बहन का विवाह दूसरी जगह कर दिया, मगर वहां से भी गुरुदेव उसी तरह सामान लेकर भाग आई। अब गुरुदेव को भी धन का लालच हो गया और वह बहन के साथ मिलकर इस तरह का कई खेल कर बैठा। उसने बहन का विवाह 12 जगहों पर करा दिया और वह हर जगह से पैसे लेकर भाग आई। तो 12वीं जगह वालों ने गुरुदेव और गुरुदेव पर मुकदमा कर दिया। इस बात की खबर हुई तो भाई बहन भागकर कृष्णा नगर आ गए और अब किसी बड़े शिकार की तलाश में लग गए। उन्हें जल्दी ही शिकार हाथ लग गया। मंजीत कहीं से वसूली करके नगर लौट रहा था कि दोनों भाई बहन उसे मिल गए। मंजीत के मन में यह बात बस गई थी कि गांव की लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, वे अपनी जान दे सकती हैं मगर किसी को धोखा नहीं दे सकती। तो मंजीत गुरुदेव को देखते ही उस पर मोहित हो गया। उसने पूछा, आप दोनों कहाँ के हो और कहाँ जा रहे हो? तब गुरुदेव ने बताया, हम लोग गांव के हैं, नगर में काम की तलाश में जा रहे हैं। मुझे नगर में ही अपनी बहन का विवाह करना है, मगर पहले कोई काम तलाश लूं। मंजीत बोला, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? गुरुदेव बोला, आप इत्मीनान से कहिए, मैं भला क्यों बुरा मानने लगा? तब मंजीत बोला, आपकी बहन मुझे पसंद आ गई है, मैं इससे आज ही विवाह करना चाहता हूँ। गुरुदेव बोला, भाई इससे ज्यादा खुशी मुझे और क्या होगी, आप आज ही मेरी बहन से विवाह कर लो, सामने मंदिर है, अभी चलो और विवाह कर लो। मंजीत उस लड़की को लेकर सामने के मंदिर में गया और उससे विवाह कर लिया। फिर उसने गुरुदेव से अकेले में कुछ बात की और उसे अपनी पत्नी के साथ विदा कर दिया। सेठ को राह चलते पत्नी मिल गई और वह उसे लेकर घर आ गया। ये देखकर माधवी थोड़ी हैरान हुई। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, आपको पहले बताना चाहिए था, मैं तैयारी करती, अब इतनी जल्दी मैं क्या कर सकती हूँ। मंजीत बोला, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ मुझे कोई दकौसला नहीं करना है, बस हमारा बिस्तर ठीक से लगा दो, कुछ फूल मंगवा दो और कुछ मिठाई खरीद लाओ। माधवी अनमने ढंग से सामान खरीदने चली गई। उधर दोनों भाई बहन के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, क्योंकि 12 लोगों ने धोखाधड़ी का मुकदमा करा दिया था। पहले गुरुदेव रास्ते में ही पकड़ लिया गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस मंजीत के घर पहुंच गई और गुरुदेव भी पकड़ ली गई। पुलिस तो मंजीत को भी पकड़ने वाली थी कि माधवी आ गई और बोली, आप लोग मेरे सेठ को क्यों पकड़ रहे हैं? सेठ का इस औरत से कोई लेना देना नहीं है, मैं ही सेठ की पहली पत्नी हूँ, तो भला सेठ जी दूसरा विवाह क्यों करेंगे? यह औरत इन्हें फंसा रही है। पुलिस वालों ने सेठ को छोड़ दिया। तब माधवी बोली, आप भी अजीब काम कर देते हैं, भला पत्नी सड़क पर घूमती हुई मिलती है? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि किसी लड़की को पसंद कर लो, उसके बारे में 1-2 महीने पता करो, उसके बाद विवाह करो। जिसके बारे में कुछ पता नहीं वह तो ठगिनी होगी ही, बदचलन भी होगी। अब आप किसी भली लड़की से विवाह करना। मंजीत के घर से गुरुदेव के पकड़े जाने से उसे अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। उसने सोचा, मैंने यह कैसा गलत काम कर दिया, राह चलती लड़की से विवाह कर लिया, जबकि मेरे एक इशारे पर सेठों की लाइन लग जाती। बड़े बड़े सेठ मुझसे अपनी बेटी ब्याह देते, लेकिन अब नहीं, अब तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। कल जब मैं अपनी दुकान पर जाऊंगा तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी। वह रात में खाना खाकर सो तो गया, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। उधर माधवी ने भी देख लिया था कि सेठ आज बुरी तरह टूट चुका है। मैंने उसकी झूठी पत्नी बनकर उसे जेल जाने से तो बचा लिया, मगर वह आत्मग्लानि से भर गया है, कहीं कोई गलत कदम न उठा ले।
तो वह अपने कमरे से ही देख रही थी कि सेठ क्या कर रहा है। सेठ लेटे लेटे करवटें बदल रहा था। जब आधी रात हुई तो वह चुपके से उठा और घर के सामने वाले कुएं के पास आ गया। माधवी ने दरवाजा खोला और कुएं की तरफ भागी और सेठ को पकड़ लिया। बोली, आप ये क्या करने जा रहे थे? आपका दिमाग तो नहीं फिर गया है? आप नहीं जानते कि आत्महत्या कितना बड़ा पाप है? मंजीत बोला, और मैं कर ही क्या सकता हूँ? मेरी अब इतनी बदनामी हो गई है कि मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। मैंने बहुत गलत काम कर दिया है। अब मेरा विवाह नहीं हो पाएगा। कोई अपनी बेटी मुझे नहीं देगा। मेरे घर से एक लुटेरी दुल्हन पकड़ी गई है। सभी कहेंगे कि मंजीत सेठ के घर से एक लुटेरी औरत पकड़ी गई है। मंजीत गलत आदमी है। माधवी बोली, आप पूरे नगर के बारे में सोच लेते हैं। कौन क्या कह रहा है या क्या कह सकता है, ये भी देख लेते हैं, मगर आप एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखते। क्या मैं बहुत बुरी औरत हूँ? मैंने तो सबके सामने कह दिया है कि मैं सेठ की पत्नी हूँ, फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता। आपके साथ मैं 3 महीने से हूँ। क्या मुझ में कोई कमी दिखाई दी? क्या मैं औरत नहीं हूँ? क्या मैं गरीब हूँ इसलिए बुरी हूँ? मंजीत बोला, अब बस करो माधवी, बस करो। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि तुमसे कह सकूं कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मुझे डर था कि तुम नाराज होकर चली जाओगी, इसलिए नहीं कह रहा था। एक बार बड़ी हिम्मत करके तुम्हारे कमरे में गया भी था, मगर कह नहीं पाया। मगर सच पूछो तो जब से तुम आई हो तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए चुप था। मैं तुमसे विवाह के लिए तैयार हूँ। तुमसे ज्यादा भली औरत मुझे दूसरी मिल ही नहीं सकती। इस तरह मंजीत ने माधवी से विवाह कर लिया और वह पति के साथ रहने लगी। एक दिन वह पति के साथ अपने दुकान वाले गोदाम पर गई थी तो देखकर हैरान हो गई कि उसका भाई परीन और उसकी पत्नी उसी के अपने गोदाम में काम कर रहे हैं। मगर माधवी ने उस तरफ देखना भी ठीक नहीं समझा। वह यह नहीं जानना चाहती थी कि दोनों मजदूर कैसे बन गए। वह सेठ के साथ घर लौट आई। वह सोच रही थी कि इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। कहानी का सार, लालच और बेईमानी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, जबकि ईमानदारी और सच्ची नीयत देर से ही सही पर इंसान को उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाती है। धोखे से पाया हुआ धन और रिश्ता कभी सुख नहीं देता। आज की कहानी एक आलसी युवक और उसकी समझदार पत्नी की है, जो हमें सिखाती है कि एक अच्छा जीवन साथी कैसे बुरी आदतों को भी सुधार सकता है और सही रास्ते पर ला सकता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। शेरपुर नाम का एक गांव था, जहां धर्मू नाम का एक बहुत ही सरल स्वभाव का किसान रहता था। किसान धर्मू के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ बचपन में ही साथ छोड़ गई थी, तो पिता भी कुछ दिन पहले चल बसे थे। लेकिन वे धर्मू के लिए 30 बीघा जमीन और 4 बीघा का एक बाग छोड़ गए थे। पिता का सपना था कि धर्मू का विवाह किसी अच्छे परिवार की लड़की से करा दें। उन्होंने इस सिलसिले में कई बार बात भी चलाई थी और एक जगह बात लगभग पक्की भी हो चुकी थी। लेकिन वे बहुत होशियार आदमी थे, इसलिए उन्होंने लड़की के बारे में पता लगाया। उन्हें मालूम हुआ कि वह लड़की काफी उम्र दराज थी और शादीशुदा भी थी, जिसे ससुराल से भगा दिया गया था। उसके 2 बच्चे भी थे, जिन्हें ससुराल वालों ने अपने पास रख लिया था। अब लड़की का पिता उसे कुंवारी बताकर धर्मू के गले में बांधना चाहता था, मगर जब धर्मू के पिता को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने लड़की के पिता को बहुत खरी खोटी सुनाई और अपना कदम पीछे खींच लिया था। इसके बाद धर्मू के लिए और भी कई रिश्ते आए, मगर पिता ने विवाह से इनकार कर दिया। अब उन्होंने फैसला किया था कि जहां भी धर्मू का विवाह तय होगा, वे उस गांव में रहकर लड़की के गुण दोष को समझेंगे, लड़की को देखेंगे और अगर उन्हें पसंद आई तभी धर्मू का विवाह करेंगे। लेकिन उनका यह सपना सिर्फ सपना बनकर रह गया। वह एक दिन बीमार पड़े और चल बसे। उनके गुजरे 4 साल हो चुके थे, मगर धर्मू का विवाह नहीं हुआ था। ऐसी बात नहीं थी कि कोई विवाह के लिए आता नहीं था, कई लोग आते थे। लेकिन धर्मू पहले लड़की को देखने की बात कर देता तो लड़की वाले इस बात से इनकार कर जाते और चले जाते। पुराने जमाने में लड़की देखने की परंपरा नहीं थी। विवाह से पहले लड़का अपनी होने वाली पत्नी को देखे, इसे अमर्यादित माना जाता था। वह विवाह के बाद ही पत्नी को देख सकता था।
इस बात का फायदा लड़की वाले भी खूब उठा लेते थे। अच्छे भले लड़के को मूर्ख स्त्री मिल जाती थी, यानी बेमेल शादियां हो जाया करती थी। लोग लड़का लड़की नहीं, सिर्फ धन देखकर विवाह किया करते थे। धर्मो पुराने नियमों से हटकर अपना विवाह करना चाहता था तो उसका विवाह अधर्म में लटक गया था। अब कोई भी उसके पास नहीं आता था। धर्मो अमीर होने के बाद भी कुंवारा रहने को मजबूर था, तो उसने भी मन में बिठा लिया था कि बेशक कुंवारा रह लेगा मगर धोखा नहीं खाएगा। धर्मो अब इसी तरह अकेला जीवन जी रहा था। खेती बाड़ी और बाग बगीचे से उसे बहुत लाभ हो रहा था। घर पहले से ही बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन एक स्त्री के बिना सोना था। एक घर की रौनक तो घरनी से ही होती है। अगर उस घर में स्त्री न हो तो सोने का घर भी भूत घर बन जाता है। इस बात की चिंता धर्मो को थी, मगर वह अपने फैसले पर अड़ा था। उसके गांव से 7 मील की दूरी पर हसनपुर में एक मेला लगा था। वह मेला हर साल 3 दिन तक चलता था। धर्मो भी उस मेले में हर साल जाता था। वह अपने लिए बहुत सारी मिठाइयाँ खरीद लाता था और उसे 2-3 दिन तक खाता रहता। उस वक्त आसपास के गांवों में मिठाई की दुकानें नहीं होती थी, उसके लिए हसनपुर बाजार ही जाना पड़ता था। तो अब 7 मील का सफर तय कर कौन मिठाई खरीदने जाए। इसलिए जब कभी धर्मो को हसनपुर जाना होता तो वह मिठाई कुछ ज्यादा ही खरीद लेता। वह मिठाई खाने का काफी शौकीन था। आज मेले का आखिरी दिन था, तो वह दोपहर में मेले के लिए निकल पड़ा। वह घर से यह सोचकर चला था कि सीधे मेले में जाएगा, मिठाई खरीदेगा और फिर वापस आ जाएगा। लेकिन जब मेले में गया तो उसने मेला घूमने का विचार बना लिया। मेले में सज धज कर बहुत सारी औरतें आई थी। रंग बिरंगी दुकानें सजी थी। मिठाई की सैकड़ों दुकानें उसके मन को मोह रही थी। कहीं खाने के लिए लजीज व्यंजनों की दुकानें थी, तो कहीं अच्छे वस्त्र और गहनों की दुकानें सजी थी। खिलौनों की दुकान तो धर्मो को बचपन की याद दिला रही थी। वह जब पिता के साथ आता था तो खिलौनों के लिए जिद कर बैठता था और पिता उसके लिए बहुत सारे खिलौने खरीद देते थे। वे मिठाई तो इतनी खरीदते थे कि धर्मो से लेकर चला नहीं जाता था। अब धर्मो बड़ा हो गया था। खिलौनों पर उसका जी ललचाया, लेकिन वह उसे खरीद कर क्या करता। घर में पत्नी होती, 1-2 बच्चे होते तो उनके लिए खरीद लेता। वह मन मसोस कर आगे बढ़ गया। वह शाम होने तक मेला घूमता रहा। उसे शाम ढलने का एहसास ही नहीं हुआ। उसे तब ख्याल आया जब मेले से भीड़ तेजी के साथ छूटने लगी और तंबू टेंट उखड़ने लगे। वह जल्दी से भागकर मिठाई की दुकान पर आया। मिठाई के दुकानदार भी अब अपनी दुकान समेट रहे थे। हाँ, जो स्थायी थे वही अब भी मिठाई बेच रहे थे। धर्मो ने जल्दी से 5 सेर मिठाई ली। उस जमाने में किलो नहीं चलता था, तौल के लिए सेर और छटाक का प्रयोग होता था। सेर लगभग किलो के बराबर ही होता था। तो 5 सेर मिठाई लेकर धर्मो घर को चल पड़ा, मगर उसे खरीदने में ही रात हो गई। वह तेज कदमों से घर के लिए चल दिया। घर कोई नजदीक नहीं था, 7 मील दूर था। मेले से लौट रहे लोगों में अब कोई कोई ही मिल रहा था। आधे रास्ते आते आते अब कोई भी लौटने वाला नहीं था। अब वह अकेले ही चल पड़ा। आगे बढ़ने पर अब सुनसान रास्ता था। धर्मो ने देखा कि आगे आगे कोई स्त्री जा रही है, मगर वह रो रही है। धर्मो ने कभी किसी स्त्री से अकेले में कोई बात नहीं की थी, तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि बढ़कर उससे पूछे कि तुम रो क्यों रही हो। लेकिन वह स्त्री से कुछ दूरी बनाकर चलने लगा। सहसा उसे ख्याल आया कि वह गलत कर रहा है। उसे तो इस स्त्री के आसपास भी नहीं होना चाहिए, वरना वो बहुत बुरा फंस सकता है। जरूर इसके साथ किसी ने जबरदस्ती की है। अब कोई यहाँ आता है या यह शोर मचाती है तो मैं स्त्री के पीछे चलने की वजह से बुरा फंस सकता हूँ। यह सोचकर वह लगभग दौड़ता हुआ स्त्री से आगे निकल जाना चाहा और उससे आगे निकलकर भागने लगा। वह करीब अब 1 मील आगे भाग आया था और पीछे पलटकर देखा कि अब स्त्री कहीं दिख रही है कि नहीं। तो देखा कि वह स्त्री तो उसके पीछे पीछे ही भागी आ रही है। स्त्री ने समझ लिया था कि उस आदमी के पीछे चोर उचक के पड़ गए हैं, इसीलिए वह भाग रहा है। अगर मैं पीछे रह गई तो चोर मुझे पकड़ लेंगे, इसीलिए वह धर्मो के पीछे भाग रही थी। धर्मो को लगा कि यह तो मेरा पीछा कर रही है, यह स्त्री नहीं कोई भूतनी लगती है। तो वह और भी जोर से भाग लिया। अब वह पलट कर नहीं देखा, भागता रहा। भागते हुए वह घर आ गया। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और घर के अंदर चला गया।
सहसा वह स्त्री भी पीछे से भागती हुई उसके घर में प्रवेश कर गई और बोली, हाय, तुमने मुझे मार डाला। इतना कहकर वह बेहोश होकर गिर पड़ी। धर्मू को यह तो भरोसा हो गया कि यह कोई भूतनी नहीं है, ये स्त्री की तरह बोल रही है, मगर यह मेरे घर में आकर मर गई, यह तो मेरे लिए समस्या हो गई। अगर किसी को पता चल गया कि मेरे घर में एक स्त्री मर गई है तो लोग तो मेरा जनाजा निकाल देंगे। वैसे भी गांव में मेरे दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। मेरा घर और जमीन हड़पने के लिए सभी मित्र भी दुश्मन बन जाएंगे। धन का लोभ ऐसा होता है कि आदमी अपना धर्म, अपना रिश्ता सब भूल जाता है। उसके मन में तरह तरह के बुरे विचार आने लगे। तभी स्त्री बोली, हाय, मैं मर गई। तो धर्मू के समझ में आ गया कि अभी जिंदा है, मरी नहीं है। धर्मू बोला, तुम मरी नहीं हो, अभी जिंदा हो, लेकिन तुम हो कौन? मेरे घर में कैसे आ गई? स्त्री बोली, कैसे न मैं आऊं? तुम्हारे पीछे चोर पड़े थे तो मैं नहीं भागती तो वह मुझे पकड़ नहीं लेते। धर्मू बोला, मेरे पीछे कोई चोर नहीं पड़े थे, मैं तुमको ही देखकर भाग रहा था। स्त्री बोली, मैं कोई भूतनी थी जो तुम भाग रहे थे? मुझे बेमतलब डरा दिया, डरपोक कहीं के, मुझे दौड़ाकर मार डाला। हाय, मैं मर जाऊंगी। धर्मू बोला, तुम पहले शांत हो जाओ, बहुत घबराई हुई हो। मैं अभी तुम्हें पानी पिलाता हूँ, तुम भूखी भी लग रही हो। लो, ये मिठाई खा लो, उसके बाद हम बात करेंगे। धर्मू ने जल्दी से दीपक जलाया, घर का दरवाजा बंद किया, उस स्त्री को पानी दिया और खाने को मिठाई दी। स्त्री बोली, क्या मैं इस मिठाई को भरपेट खा सकती हूँ? धर्मू बोला, हाँ हाँ, तुम भरपेट खा सकती हो, लेकिन उतना भी मत खाना कि मर जाओ। स्त्री बोली, नहीं, उतना नहीं खाऊंगी। उसने मिठाई खा ली और पानी पी लिया। धर्मू बोला, अब जल्दी से अपने घर चली जाओ, किसी ने देख लिया तो मैं बहुत बदनाम हो जाऊंगा। स्त्री बोली, तुम कोई स्त्री हो जो बदनाम हो जाओगे? मेरा घर यहाँ नहीं है, मैं चिलबिली की हूँ। धर्मू बोला, चाहे तुम कहीं की भी हो, मेरे घर से चली जाओ। लड़की बोली, मैं अकेले उतनी दूर कैसे जा सकती हूँ? धर्मू बोला, ये बात तुम्हें घर से मेला जाते वक्त सोचना चाहिए था। भली स्त्रियां पहले मेला जाती ही नहीं, और जाती हैं तो अपने भाई बंधुओं, माता पिता के साथ जाती हैं। स्त्री बोली, मैं आपको बुरी लड़की लगती हूँ? अरे, मैं किस मुश्किल में हूँ आप नहीं समझ सकते। धर्मू बोला, मुझे तुम्हारी मुश्किलों से कोई मतलब नहीं है, तुम अब जल्दी हमारे घर से जाओ। स्त्री बोली, मैं नहीं जाऊंगी, आप क्या कर लोगे? धर्मू बोला, धक्के देकर घर से बाहर कर दूंगा। स्त्री ने देखा कि उसकी कोई चाल कामयाब नहीं हो रही, ये सचमुच घर से निकाल देगा। इस आदमी के घर में कोई दूसरा है भी नहीं। वह अब जोर जोर से रोने लगी, तो धर्मू ने उसके मुंह पर हाथ रखकर बोला, चाहे तुम मेरे सिर पर चढ़कर बैठ जाओ, लेकिन मेरी इज्जत का फलूदा मत बनाओ। स्त्री बोली, आप मेरी मजबूरी समझते नहीं और इस रात में मुझे घर से निकाल रहे हो। इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? मैं किसी बदमाश के पल्ले पड़ गई तो फिर मेरा क्या होगा? इसके विषय में जरा भी सोचते हो? क्या आप अपनी पत्नी को इसी तरह घर से बाहर कर सकते हो? धर्मू बोला, मेरी कोई पत्नी ही नहीं, तो फिर उसे घर से निकालना क्या? मेरे घर में कोई स्त्री है ही नहीं, इसीलिए तुम्हें घर में मैं नहीं रखना चाहता था, मगर तुम बदनाम करने पर तुल गई हो, तो अब चुपचाप घर में रह लो, मगर सुबह होते ही चली जाना। स्त्री बोली, मुझे भी हमेशा के लिए इस घर में नहीं रहना है, आ गई हूँ तो सिर्फ रात भर रह लेना चाहती हूँ। उस आदमी के घर क्या रहना जो किसी का दर्द न समझ सके, उससे उसकी मजबूरी न पूछ सके। मुझे किसी पत्थर से मजबूरी भी नहीं बतानी। धर्मू बोला, पास के कमरे में जाकर सो जाओ। स्त्री बोली, मैं यहीं सोऊंगी, मुझे किसी से कोई खतरा नहीं। धर्मू बोला, तुम शायद मुझसे बहुत खफा लग रही हो। स्त्री बोली, आप चुपचाप जाकर सो जाओ, मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। धर्मू बोला, अब इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं, अब मुझे बता दो कि अकेले मेले में क्यों गई थी? स्त्री बोली, मुझे कुछ नहीं बताना। धर्मू बोला, बताओगी कैसे? तुम्हारी बदनामी नहीं हो जाएगी? अरे, गई होगी किसी यार से मिलने, लेकिन उसने घास नहीं डाला होगा। स्त्री बोली, आप चाहे कुल्हाड़ी से मेरी गर्दन काट दो, लेकिन बातों के चुभने वाले तीर मत चलाओ। आप जानते हो, बड़े से बड़े घाव भर जाते हैं, लेकिन बातों के घाव उम्र भर नहीं भरते। इसलिए कुछ भी कहने से पहले कई बार सोच लो। मैं आपकी मेहमान हूँ, इस बात का ख्याल रखो। धर्मू बोला, लगता है मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ,
मुझे माफ करो और जाओ आराम करो। मुझे अब तुम्हारे विषय में कुछ नहीं जानना। मुझे कौन सा तुमसे विवाह करना है कि छानबीन करूं, कुल खानदान देखूं। स्त्री बोली, अब मैं अपने विषय में बताऊंगी और आपको सुनना पड़ेगा। मैं चिलबिली की हूँ, पुष्पा नाम है मेरा। मैं चिलबिली के रघुराज की बेटी हूँ। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। 3 साल पहले मेरी माँ एक गंभीर बीमारी के चलते मर गई तो मेरे पिता ने बिना देर किए दूसरा विवाह कर लिया। मेरी सौतेली माँ उम्र में मुझसे भी छोटी थी, जबकि मेरे पिता की उम्र 50 साल है। माँ जीवित थी तो पिता पर मेरे विवाह का दबाव बना रही थी, तो पिता ने भी किसी लड़के से मेरा विवाह तय कराया था। लेकिन माँ के मरते ही मेरे विवाह का कार्यक्रम रद्द हो गया और पिता अपने विवाह के फेरे में पड़ गए और विवाह कर पत्नी ले भी आए। वह स्त्री मेरे घर में आ तो गई, लेकिन उसका मन कहीं और लगा था। एक लड़का मेरे पिता की अनुपस्थिति में मेरे घर मेरी सौतेली माँ से मिलने आने लगा। क्योंकि मेरे घर में रहते वह मेरी सौतेली माँ से नहीं मिल पाता था, तो सौतेली माँ ने लालच देकर मुझे अपने पक्ष में कर लेना चाहा। वह चाहती थी कि मैं सब कुछ गलत होते देखकर भी आंख और अपना मुंह बंद रखूं। तो मैंने सौतेली माँ को सलाह दी कि तुम यदि उस लड़के को पसंद करती हो तो तुम्हें मेरे पिता से विवाह करना ही नहीं चाहिए था। तो वह बोली कि तुम स्त्री होकर यह बात कहती हो। अरे, स्त्री को क्या अधिकार है कि वह माता पिता को मना कर सके, और वह भी जब सौतेली माँ हो तो उसे कौन रोक सकता है। उसने तुम्हारे पिता से पैसा लेकर मेरा विवाह करा दिया है, जबकि मुझे यह बुरा जरा भी पसंद नहीं। मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। तुम मेरी मदद कर दो तो मेरी जिंदगी संवर जाए। वह इतनी बात कहकर मेरा पैर पकड़ ली तो मैं भी उसकी मदद को तैयार हो गई। मैंने उससे बोली कि तुम उससे मिलने की बात बंद करो, बल्कि वह तैयार है तो हमेशा के लिए उसके पास चली जाओ। वह बोली कि वह तैयार है, बस तुम मेरी मदद कर दो। तो मैंने भी सोच लिया कि जब मेला लगेगा तब मैं सौतेली माँ को मेले में साथ ले जाऊंगी और उससे कह दूंगी कि तुम अब जहाँ जाना हो चली जाओ। वह चली जाएगी, तब लौटकर पिता से बता दूंगी कि वह भाग गई। लेकिन आज सुबह जब मैंने पिता से कहा कि माँ को भी साथ मेला ले जाना चाहती हूँ, तो पहले पिता भड़क गए, लेकिन जब सौतेली माँ ने भी जिद पकड़ ली तो वह तैयार हो गए। लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारी दे दी कि तुम माँ को एक पहरेदार की तरह पहरेदारी करोगी। उसका हाथ 1 सेकंड के लिए मत छोड़ना, वरना उसका कोई भरोसा नहीं, ये भाग भी सकती है। खरीदी हुई स्त्री और बहकी हुई गाय को कितना भी बांध कर रखो, बंधन खुलने पर फिर घर वापस नहीं आएगी। अब तुम ध्यान दो कि सौतेली माँ को साथ लाना। अगर यह गुम हो गई, भाग गई तो तेरी मौत निश्चित है। बिन माँ की लौटी तो मैं तुझे काट दूंगा। चूंकि मैं योजना के अनुसार मेले गई थी, सौतेली माँ भागने को पहले से तैयार थी। उसे मेरे मरने जीने से क्या मतलब था। वह प्रेमी के संग भाग गई। मैं अब घर लौट रही थी, लेकिन पिता का खौफ मुझे सता रहा था, इसलिए रोते हुए मैं लौट रही थी, जिसे देखकर आपको गलत फहमी हो गई और मुझे भी, और मैं यहाँ तक आ गई। धर्मो बोला, यदि तुम यहाँ नहीं आती तो फिर घर कैसे जाती। स्त्री बोली, मैं घर कदापि नहीं जाती, न जाऊंगी। मैं अब इस दुनिया में ही नहीं रहना चाहती। भगवान ने एक और रात के लिए जिंदगी लिख दी है, इसलिए यहाँ आपसे बात कर रही हूँ। धर्मो बोला, अभी अभी मरने की बात कह दी, वही बहुत हो गया। अब मेरे सामने इस तरह की बात मत करना। स्त्री बोली, मेरे पास अब दूसरा रास्ता ही नहीं है। मैं स्त्री हूँ, कहाँ जाऊंगी, किसके पास रहूंगी, अपने विवाह की बात किससे करूंगी। धर्मो बोला, अब तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास 30 बीघा जमीन है, 4 बीघा का बाग है और यह घर है। भगवान ने खाने पीने की कोई कमी नहीं रखी है। यदि तुम इतने में सिमटने का साहस रखती हो तो तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रह सकती हो। तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम आराम से जाकर सो जाओ। रात भर में सोच लो कि क्या करना है, मरना है या फिर इस घर की मालकिन बनना है। स्त्री तुरंत धर्मो का पैर पकड़ ली और बोली, आपका दिल कितना बड़ा है, मुझे बेसहारे को सहारा दे दिया। आपने मेरे विषय में कुछ जानना भी जरूरी नहीं समझा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। धर्मो बोला, मुझे कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। स्त्री बोली, अब मैं अभी से आपकी हुई, मुझे अब आपसे दूर रहने की जरूरत ही नहीं है। धर्मो को एक अच्छी पत्नी की जरूरत थी, सो घर बैठे मिल गई। पुष्पा एक बहुत कुलीन स्त्री थी। वह धर्मो के लिए बहुत भाग्यशाली सिद्ध हुई। वह धर्मो का बहुत ख्याल रखती थी,
तो धर्मू भी उसे जी जान से प्यार करता था। इस तरह दोनों साथ रहने लगे। दोनों के विवाह को 2 साल गुजर गए। हालांकि पुष्पा एक औलाद चाहती थी, लेकिन उसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी। एक दिन वह घर में अकेली थी कि एक महात्मा दरवाजे पर आए। पुष्पा ने महात्मा को एक झोली अन्न दिया। महात्मा बोले, बेटी, तुम बहुत दयालु हो, मगर भगवान ने तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं दी है। लेकिन संत को दिया दान व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हें मैं पुत्रवती होने का आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन एक बड़ी समस्या रहेगी। वह लड़का जवान होने तक बहुत बदमाशी करेगा, चोरी और डकैती करेगा। पुष्पा बोली, महाराज, तब तो मुझे पुत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना आशीर्वाद वापस ले लीजिए। महात्मा बोले, संत की वाणी कभी वापस नहीं ली जाती। मैं उसमें थोड़ा बदलाव कर देता हूँ। जब बेटा जवान होगा, उसका विवाह हो जाएगा, तब उसकी स्त्री ही उसमें सुधार ला देगी। वह भला आदमी बन जाएगा। महात्मा इतना कहकर प्रस्थान कर गए। समय के साथ स्त्री को पुत्र हुआ। पति पत्नी ने उसका नाम बिरजू रख दिया। बिरजू इकलौता बेटा था, तो माता पिता का बहुत प्यारा था। अक्सर इकलौते बेटे को अपने घर में बहुत लाड प्यार मिलता है, और खासकर इकलौती माँ बेटे को ज्यादा प्यार देती है। उसके नखरे उठाती है तो बच्चे ज्यादा बिगड़ैल हो जाते हैं। तो बिरजू भी बहुत जिद्दी हो गया था। उसकी माँ पुष्पा ने उसे बिगाड़ कर रख दिया था। पिता कभी कभी स्त्री को समझाते, तुम बच्चे पर ध्यान रखो, वह दिन भर आवारा घूमता रहता है। तब पत्नी बोलती, आप भी बेकार की बात सोच लेते हो। अरे बेटा, अब नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा। अरे उसे कर लेने दो मनमानी, यही तो उसके आजादी के दिन है। वरना जब बड़ा हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बीवी घर में आ जाएगी, तो फिर कहाँ खेलने जाएगा। फिर तो शुरू हो जाएंगे उसके गृहस्थी के दिन। उसे भी आपकी तरह अपने बच्चे और पत्नी की फिक्र हो जाएगी। बचपन भगवान का दिया एक अनमोल खजाना है, एक अनुपम भेंट है। इसमें किसी भी बच्चे पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। बच्चों को खेलता देख भगवान भी खुश हो लेते हैं। धर्मू शुरू से पत्नी की बात मानता आया था, तो उसने पत्नी की बात मान ली। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब बिरजू 16 साल का था। एक दिन माँ ने एकदम से उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब तुम लड़कों के साथ नहीं खेलोगे, तुम कोई बच्चे नहीं हो। अब तुम भी हमारे साथ खेत और बाग में चलोगे और खेती का काम सीखोगे। कल को खेती बाड़ी तुम्हें ही देखनी है, हम अब घर में आराम करेंगे। माँ के बहुत डराने धमकाने पर वह खेत में काम करने को तैयार हो गया, तो माँ ने उसी से पिता के लिए खेत में खाना भेज दिया। उधर एक आदमी कहीं से आ रहा था। उसे जोर की भूख और प्यास भी लगी थी। जब उसने खेत में एक आदमी को खाना खाते देख लिया, तो वह धर्मू के पास पहुंच गया और बोला, पाए लागो पाहुन। अरे पहचाने नहीं क्या, मैं आपका साला चतुरी हूँ। धर्मू उसके हाव भाव से समझ गया कि साला सिर फिरा लगता है, शायद भूखा है, इसलिए मुझे बेवकूफ बना रहा है। तो धर्मू ने उसे खाना खिला दिया और बोला, अब भाई तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ। तब चतुरी बोला, पाहुन, मैं भला अब कहाँ जाऊंगा, अब बहन के घर आया हूँ तो 2-4 माह रहकर ही जाऊंगा। धर्मू बोला, देखो भाई, मेरे ससुराल में कोई भी नहीं है, न साला है न साली। मेरी पत्नी अकेली थी। चतुरी बोला, बहन को भी याद नहीं है, वह तो आपसे गुपचुप तरीके से विवाह की थी। मैं आपकी पत्नी की मौसी का बेटा हूँ। मैं भला पागल हूँ जो किसी को पाहुन बोल दूंगा। बिरजू को वह आदमी अच्छा लग रहा था, तो बिरजू बोला, मामा, पिताजी को छोड़ो, तुम मेरे साथ रहो। वह चतुरी को लेकर घर आया और बताया, माँ देखो कौन आया है, मैं मामा को साथ लाया हूँ। माँ चौंक पड़ी, बोली, बिरजू, मेरा कोई भाई नहीं था, न मेरी कोई मौसी थी, न मेरा कोई मामा था। मेरी याद में कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरा भाई लगे। अब तुम जबरदस्ती किसी को मामा बनाना चाहते हो तो बना लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। चतुरी बिरजू के साथ रह गया। वह बहुत शातिर दिमाग का आदमी था। वह अपनी छोटी उम्र में ही कई राज्यों का भ्रमण कराया था। पुराना जमाना था, सफर के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, तो वह पैदल ही बहुत सारे राज्यों और नगरों का भ्रमण कराया था। पहले के जमाने में जब कोई परदेश चला जाता था और वहां से लौटता था, तो गांवों में उसकी बड़ी इज्जत होती थी। सिर्फ घर के ही नहीं, गांव के लोग भी खूब इज्जत देते थे और उससे यात्रा की कहानियां सुनते थे। तो चतुरी रोज बिरजू को नई कहानी सुनाता। चतुरी धीरे धीरे गांव में भी पैठ बना लिया। वह गांव वालों को पाहुन कहकर बुलाता,
तो गांव के भोले भाले लोगों की छाती चौड़ी हो जाती। उसे गांव के लोग बड़ी आदर से बुलाते, जिसके दरवाजे पर जाता वह इज्जत के साथ उसे बैठाता, उसकी बात सुनता, फिर उसे खाना खिलाता। चतुरी झूठों का सम्राट था। झूठ तो ऐसा बोलता कि कोई विश्वास ही नहीं कर पाता कि वह झूठ भी बोल रहा है। चतुरी कहानी गढ़ लेने में माहिर था, तो उसे स्त्री पुरुष से बात कर काम निकालना खूब आता था। वह गांव की स्त्रियों को आदर से बहन ही बुलाता था, तो स्त्रियां भी कम माहिर नहीं थी। वे चतुरी से कोई न कोई काम करा लेती। किसी को ढेंकी से धान कूटना हो तो चतुरी को बुला लेती। चतुरी उस स्त्री के घर जाकर धान कूट देता। कोई कोई स्त्री तो इतनी माहिर थी कि उससे कहती, भैया चतुरी, आज मेरे सिर में दर्द है, घर में आटा नहीं है, तो यदि चक्की चलाकर आटा पीस दे तो फिर क्या कहने। अभी वह एक घर में काम कर रहा होता तो दूसरी आ जाती, भैया चतुरी, यहीं रहोगे? अरे, हमारी बाल्टी कुएं में गिर गई है, चलकर निकाल दो। बेचारा उसकी बात मान बाल्टी निकालने चला जाता। कोई स्त्री कहती, बबुआ, मेरा तो कोई देवर ही नहीं है, अब जो हो सो तुम ही हो, मेरे लिए बगीचे से जरा आम तोड़ लाना। चतुरी आम तोड़ने चला जाता। किसी नवयौवना को साज श्रृंगार के सामान खरीदने होते तो चतुरी ही खरीद कर लाता। स्त्रियों के कहने पर ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता। एक दिन धर्मू चतुरी पर नाराज हुए, तू अब कोई बच्चा नहीं है, तुझसे कुछ ऊंच नीच हो गया तो स्त्रियों के पति मार मार कर तेरा तेल निकाल देंगे। स्त्रियों की गलती भी तेरे सिर मढ़ती जाएगी। तू स्त्रियों से बहुत दूर रह, बल्कि मेरे साथ खेत में काम करने चल। चतुरी बोला, पाहुन, आप इतनी घुमाकर क्यों कह रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि खेत में काम करने चलना है? आपकी आंख में खटकने लगा हूँ, मगर आप साफ साफ सुन लो, मैं खेत में काम करने तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि आप मेरे भांजे को साथ नहीं ले जाएंगे। धर्मू बोला, वह भी जाएगा, वह कोई घर का मेहमान थोड़े है, तुम दोनों चलोगे? जाओ उसे बुला लाओ। चतुरी बिरजू को बुलाने गया तो उसके कान में कुछ समझा दिया। बिरजू पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मैं आपकी चालाकी समझ गया हूँ। आप मुझसे काम तो करा लेते हो, मगर मेरा विवाह नहीं करते, जबकि गांव के छोकरों की शादियां धड़ाधड़ हो रही हैं। धर्मू बोले, ससुरे, तुझे तो बैठाकर खिला ही रहा हूँ, अब विवाह भी कर दूं कि तेरी बीवी भी घर में बैठकर खाए? अरे, तेरा विवाह मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक कि तू कमाने नहीं लगता। तो काम धंधा करना शुरू कर दे तो अगले हफ्ते ही तेरा विवाह करा दूंगा, मगर इसी तरह निठल्ला घूमता रहा तो तेरी शादी जिंदगी भर नहीं करूंगा। बिरजू बोला, पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ और आपसे कह देता हूँ कि आपकी तरह ही एक झटके से पत्नी लेकर आ जाऊंगा। मैं अब 1-2 हफ्ते में ही जुगाड़ कर लूंगा। आप यदि करा देते हो तो आपकी इज्जत मान सम्मान बच जाएगा, मगर खुद से कर लूंगा तो आपकी इज्जत जाएगी। सोच लो किसमें भलाई है। धर्मो बोले, मूर्ख, तुम जैसे निठल्ले को कौन अपनी बेटी देगा? और तुम गांव की छोरियों के भरोसे में मत रहना। वह बात तो तुमसे मीठी मीठी कर सकती है, मगर विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि अपने गांव में विवाह का कोई रिवाज नहीं है। गांव एक परिवार की तरह होता है। यहाँ बसे किसी भी बिरादरी के लोग आपस में भाई बहन लगते हैं। इसलिए सारी गलत फहमी अपने मन से निकाल और चल खेत में काम कर। तू चतुरी को भी साथ ले ले। बिरजू बोला, पिताजी, आप मुझे काम करने को कहकर मेरा अपमान कर रहे हैं। आप मेरे गांव में मेरी इज्जत घटाना चाहते हैं। अरे, जब काम ही कराना है तो चतुरी मामा आया हुआ है, उससे काम करा लीजिए। वह आपका साला भी है और उसको काम धंधा करने का अभ्यास भी है, और उसे अब 1 साल तक यहीं रहना है। ये अलग बात है कि आपका अपना साला नहीं है, लेकिन सगे से बढ़कर है। घुमंतु मामा लोग ऐसे ही होते हैं, शायद काम के डर से भाग जाए या कोई इसके घर से ढूंढने आ जाए और कान पकड़कर ले जाए, मगर इसकी उम्मीद भी कम ही है। इसे कोई ढूंढता नहीं है, घुमंतु आदमी है, इसका कोई ठौर ठिकाना भी नहीं है। आज यहाँ है, कल कहीं और निकल जाएगा, मगर जब तक है उसी से काम कराओ। बिरजू को बिगाड़ने का काम पत्नी ने ही किया था, मगर आज बोल रही थी कि बेटे को बिगाड़ कर रख दिया और अब काम ढूंढ रहे हो तो वह नहीं करेगा। अच्छा रहेगा उसका विवाह कर दो, उसकी पत्नी ही उसे रास्ते पर ला सकती है। दूसरे के कहने पर तो भड़क उठेगा। चलो मैं चलती हूँ, मुफ्त की नौकरानी जो हूँ। बिरजू के माता पिता खेत पर काम करने चले गए। तभी सरेंजा का कंस नए खबर लेकर आया कि कल झपट्टू के बेटे का विवाह है।
बारात कुशुरपा छलका पर जा रही है। कल बारात जाने के लिए तैयार रहना है और जोर शोर उत्साह के साथ नाचते गाते बारात चलना है। बिरजू यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि पिताजी को तो फुर्सत ही नहीं, वह मुझको और मामा चतुरी को ही बारात जाने के लिए बोलेंगे। बिरजू बारात जाने की तैयारी में लग गया। वह चतुरी मामा से बोला, आज गांव भ्रमण का विचार छोड़ बारात की तैयारी में लग जाओ। कल जपट्टू काका के बेटे की बारात में कुशुरपा चलना है। फिर क्या था, मामा भांजे दोनों तैयारी में लग गए। दूसरे दिन बारात बड़ी धूम धड़ाके के साथ कुशुरपा के लिए चली गई। रात में विवाह संपन्न हो गया। सुबह विदाई हुई। सभी बाराती घर को लौट चले, मगर गांव से बाहर आते आते बिरजू कुशुरपा गांव के पास ही एक बगीचे में बैठ गया। चतुरी बोला, भांजे तू अब बैठ नहीं, जल्दी से चल, धूप तेज निकल आई है और यहाँ बैठने से धूप और तेज होती जाएगी। हमें चलते रहना चाहिए। बिरजू बोला, मामा अब तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। अब मैं इस गांव से दुल्हन लेकर ही वापस घर आऊंगा। चतुरी बोला, अरे मूर्ख, ये क्या कह रहा है? शादी विवाह के कुछ नियम होते हैं, तू इस तरह किसी की इज्जत हवा में नहीं उड़ा सकता। गांव वाले सुनेंगे कि एक लड़का विवाह के लिए गांव से बाहर बैठा हुआ है, तो वे तुम्हारी आरती नहीं उतारेंगे, बल्कि कुटाई कर देंगे, मार मार कर तुझे सुथनी बना देंगे। तू क्यों पिटने पर तुला हुआ है? चल उठ, घर चल। बिरजू बोला, मामा आपको बोला ना कि आप जाओ, मैं दुल्हन लेकर ही आऊंगा। चतुरी ने बिरजू को खूब समझाया, मगर वह जिद छोड़ने पर तैयार नहीं हुआ, तो उसे छोड़कर शेरपुर लौट गया। बिरजू शाम तक बगीचे में पड़ा रहा। रात होने को आई, मगर बगीचे में पड़ा रहा। उधर से गांव की औरतें कंगन छुड़ाकर लौट रही थी। उन्होंने देखा कि यह तो बारात में आया हुआ था। बारात तो लौट चुकी है और यह बगीचे में क्या कर रहा है, वह भी रात के वक्त। एक युवती ने पूछ लिया, अरे तुम तो बारात में आए थे? बिरजू बोला, हाँ मैं बारात में ही आया था। लड़की बोली, मगर बारात तो कब की लौट चुकी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों वापस नहीं गए? बिरजू बोला, मैं दुल्हन लिए बगैर कैसे वापस जाऊंगा? लड़की बोली, क्या बात करते हो, दुल्हन की भी विदाई सुबह ही हो गई थी। बिरजू बोला, मैं उस दुल्हन की बात नहीं कर रहा, अपनी दुल्हन की बात कर रहा हूँ। इस गांव में विवाह करूंगा और दुल्हन लेकर वापस जाऊंगा। लड़की बोली, मजाक छोड़ो और मेरी बात सुनो, रात होने वाली है, गांव में लौट चलो, वरना इस बगीचे को चोर की बारी बोला जाता है। यहाँ चोर रहते हैं, तुम्हें अकेले पाकर मारपीट देंगे या गांव वाले ही तुम्हें चोर समझकर कुटाई कर देंगे। बिरजू बोला, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ, मैं विवाह के बाद ही वापस जाऊंगा। लड़की बोली, क्यों पिट जाना चाहते हो? गांव के लोगों से यदि ऐसा बोल दिया तो बहुत मारेंगे। दूसरी लड़की अपनी सहेली से बोली, छोड़, तू क्यों इस पागल के मुंह लगती है? ऐसे लोगों को तो जूते खाने के ही काबिल होते हैं। ऐसे बेवड़े का सिर मुंह कर गधे पर बैठाकर सारे गांव घुमाना चाहिए। ऐसे सिरफिरे का यही इलाज है। औरतें और लड़कियां घर लौट गईं और ये बात अपने घर अपनी माँ से बताई कि बारात में आया एक सिरफिरा गांव से बाहर बगीचे में बैठा हुआ है और बोल रहा है कि इस गांव से दुल्हन लेकर जाएगा। स्त्री ने यह बात दूसरी स्त्री से बताई। थोड़ी ही देर में दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी के कान में गई और कुछ समय बीतते बीतते गांव में कोई जाने बगैर बाकी नहीं रहा। बात गांव के मुखिया तक पहुंची तो वह बोला, अरे वह लड़का कोई पागल लगता है और हमारे गांव को बदनाम कर रहा है, उसकी पिटाई करनी चाहिए, तभी यहाँ से भागेगा। मुखिया 5 लड़कों को तैयार किया और बिरजू की पिटाई करने चल पड़ा। रास्ते में खदेरन नाम के एक बुजुर्ग मिल गए। उन्होंने मुखिया से पूछा, भाई बड़ी तैयारी के साथ जा रहे हो, क्या किसी की खातिरदारी करनी है? मुखिया ने बताया, हाँ काका, खातिरदारी ही करने जा रहा हूँ। कल सोहन की बेटी की बारात आई थी। बारात आराम से चली भी गई, मगर उसमें से एक युवक की खातिरदारी में कोई कमी रह गई है। वह अब तक इस गांव से बाहर बगीचे में बैठा हुआ है और बोल रहा है कि इस गांव से दुल्हन लेकर वापस जाएगा। अब आप ही बताओ कि उसकी खातिरदारी नहीं की जाए तो क्या किया जाए? खदेरन बोले, बेटा, हर रोग का इलाज पिटाई ही नहीं है। हर बात को नकारात्मक मत सोचो, उसमें संभावना तलाशो। तुम पहले पता करो कि किसका लड़का है, उसके माता पिता कैसे हैं। यदि ठीक ठाक घर का हुआ तो हमें खुश होना चाहिए,
कि घर बैठे रिश्ता आ गया है। हमारे गांव में 2 लड़कियां ऐसी हैं जिनके रिश्ते के लिए कई सालों से प्रयास चल रहा है, मगर बात नहीं बन रही। एक लड़की के विवाह में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, किसी से छिपा नहीं है। हम उन 2 लड़कियों में से किसी का विवाह उस लड़के से करा देते हैं। मुखिया बोला, काका, इससे तो हमारी नाक कट जाएगी। खदेरन बोला, नहीं बेटा, इससे नाक बच जाएगी। नाक तो तब कट जाएगी जब तुम सब उसके साथ मारपीट कर दोगे। मैं यह नहीं कहता कि बिना सोचे समझे बेटी उसे सौंप दो, पहले उसके विषय में अच्छी तरह पता लगा लो। अगर अच्छे घर का हुआ तो मेरी बात पर अवश्य ध्यान देना। वैसे तुम गांव के मुखिया हो, कैसे क्या करना है खुद समझदार हो। मुखिया बोला, काका, तुम ठीक कह रहे हो। हम इज्जत के साथ उसे गांव में ले आते हैं और लखन की बहू उसी गांव की है, हम उसी से उसकी कहानी जान लेते हैं। मुखिया पहले लखन के घर गया। उसकी बहू से जब पता किया कि वह लड़का बहुत अमीर है, लेकिन मुखिया को उस लड़की की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह पहले बिरजू को इज्जत के साथ गांव में बुलवा लिया, फिर नाई भेजकर पता लगवा लिया कि बिरजू किसका बेटा है। नाई लौटकर बताया कि अब विवाह में देर मत करो, वह लड़की बहुत सौभाग्यशाली होगी जो इससे ब्याही जाएगी। इसके पिता एक संपन्न और सीधे किसान है। यह लड़का थोड़ा जिद्दी और बिगड़ैल है। इसके पिता को जानकारी हो गई तो यह विवाह नहीं हो पाएगा, मगर विवाह हो जाने पर वे कुछ नहीं कर पाएंगे। मुखिया ने बिना देर किए उसी लड़की से विवाह करा दिया जिससे वह बगीचे में पहले मिला था, जिससे वह दुल्हन लेकर जाने की बात किया था। बिरजू यह जानकर बहुत खुश हुआ कि उसे बगीचे वाली लड़की मिल गई है। बिरजू पत्नी लेकर गांव लौट आया। जाहिर था कि उसे दान दहेज में कुछ नहीं मिला था। लड़की सिर्फ एक वस्त्र में आ गई थी। बेटे का हाल देखकर धर्मू ने तो माथा ही पीट लिया। वह अपनी पत्नी से बोले, इस नालायक ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। परंतु कोई बात नहीं, जब बहू लेकर आ ही गया है तो बहू का स्वागत करो। आखिर तुम भी तो एक कपड़े में आई थी। माँ ने बहू को घर में प्रवेश करा दिया। बिरजू की पत्नी घर में रहने लगी, लेकिन उसे बिरजू का रंग ढंग पसंद नहीं आ रहा था। चतुरी मामा के साथ आवारा घूमना उसे नहीं भा रहा था। एक दिन उसके धैर्य का बांध टूट गया। वह बोली, बड़े बेशरम आदमी हो। बूढ़े माँ बाप दिन भर खेत में काम करते हैं और तुम आवारा की तरह घूमते रहते हो। ये देखकर मुझे तो शर्म आने लगती है, मगर तुम हो कि तुम्हें शर्म आती ही नहीं। तुम अभी से खेत पर काम करने जाओ, वरना मुझे अपना अधिकार इस्तेमाल करना आता है। भोजन पानी बंद कर दूंगी। बिरजू को जिंदगी में किसी ने इतनी धौंस के साथ नहीं डांटा था, मगर महीने भर पहले आई पत्नी ने जबरदस्त लताड़ लगा दी थी। बिरजू तुरंत खेत के लिए चल दिया। माता पिता समझ गए आज कुछ नया हुआ है, वरना ये नालायक यहाँ नहीं आता। हालांकि बिरजू से तो कुछ होना जाना नहीं था, मगर खेत पर आने जाने लगा। वह अब दिन भर बगीचे में जाकर सोने लगा। तब धर्मू चतुरी से बोले, साले साहब, आप बड़ी चतुर आदमी हो, बिरजू को किसी नगर का दर्शन करा लाओ। जब अपनी मेहनत की कमाई लाएगा तो उसे आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। चतुरी भी अब इस गांव से ऊब चुका था। वह तैयार हो गया। 2 दिन बाद ही बिरजू और चतुरी शहर के लिए चल दिए। 1 हफ्ते बाद ही दोनों बहुत सारा सामान लेकर घर वापस आ गए। धर्मू को आश्चर्य हुआ, इतनी जल्दी दोनों ने कौन सा तीर चला दिया कि ढेर सारा सामान लेकर आ गए। उसने चतुरी से पूछ दिया, इतना जल्दी इतना सामान लेकर कहां से आ गए? मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बड़ा काम करते हो कि हफ्ते भर में ही इतना सारा सामान मिल गया। चतुरी बोला, पाहुन, आप झूठे परेशान होते हो। अरे, हम एक बड़े सेठ के यहाँ नौकरी कर लिए हैं। सेठ जी बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, उनका कोई अपना नहीं है, तो हमें ही अपने पुत्र की तरह मानने लगे हैं। उन्होंने ही कहा कि मेरे पास बहुत सारा सामान है, फालतू का पड़ा हुआ है, ये सब सामान या तो फेंक दो या अपने घर लेते जाओ। अब आप ही बताओ, ये सब सामान फेंकने लायक था? नहीं ना? तो हम उनसे 3 दिन की छुट्टी लेकर घर आ गए हैं। धर्मो भोले आदमी थे, उन्होंने चतुरी की बात को सत्य मान लिया। उनसे बोले, अब तुम लोगों को सेठ ने 3 दिन की छुट्टी दी है तो समय से उनके पास पहुंच जाना। चतुरी अपनी ही बात में फंस चुका था। उसे तो किसी सेठ ने कोई सामान नहीं दिया था, बल्कि दोनों ने चोरी किया था। चतुरी को समझ आ गया कि अब 1-2 दिन में घर छोड़ना पड़ेगा। वह बिरजू से बात किया कि चल,
अब किसी दूसरे इलाके में चलते हैं, फिर कोई जुगाड़ लगाते हैं। इस बार 15 दिन बाद फिर बहुत सारा सामान लेकर आ गए। धर्मो बोले, बिरजू, अब हमें तुम दोनों पर बहुत खुशी हो रही है, परंतु एक शंका भी हो रही है कि कहीं तुम चोरी वगैरह तो नहीं कर रहे हो। अरे, जितना सामान लेकर आते हो उतना सामान खरीद कर लाने में कई महीने तक कमाने पड़ेंगे, तब जाकर इतना सारा सामान खरीद पाओगे। ये सभी सामान खरीदे हुए नहीं लगते। चतुरी बोला, पाहुन, सेठ जी बहुत बड़े आदमी है, उनके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं है। अरे, अभी तो शुरुआत है, आप देखिएगा जब हम एक से बढ़कर एक सामान लेकर आएंगे। 2-3 दिन बाद फिर दोनों निकल गए, मगर उन्हें कहीं भी जुगाड़ नहीं लग पाया। दोनों पहुंच गए एक साधारण से साहूकार के पास। उनके घर में 1 सप्ताह बाद बेटी की शादी थी। तैयारियां जोरों पर थी। साहूकार को कुछ मजदूरों की जरूरत थी जो उन्हें नहीं मिल पा रहे थे। जब दोनों उससे काम मानने गए तो साहूकार ने तुरंत रख लिया। दोनों जोर शोर से काम में लग गए। चतुरी की पैनी नजर पैसे और गहनों की तरफ लगी हुई थी कि साहूकार ने कहाँ रखा हुआ है। उसने जल्दी ही उस स्थान को देख लिया। साहूकार ने सारे सामान एक मिट्टी के घड़े में छिपा कर रखा था। आधी रात में चतुरी और बिरजू ने घड़ा उठाया और भाग लिए और आधी रात में घर आ गए। जब बहुत सारा पैसा और गहने बिरजू की पत्नी ने देखा तो उसे पूरा विश्वास हो गया कि दोनों ने अवश्य ही ये सारे सामान लूटे हैं, मगर उसने उनसे कुछ नहीं कहा। वह दोनों पर नजर रखने लगी कि क्या बात करते हैं। पूछने से तो ये बरगला देंगे, मगर बात करने से ही पकड़ में आएंगे कि धन कहाँ से लाए हैं। आधी रात में बिरजू चुपके से उठा और मामा चतुरी के पास पहुंच गया। उसकी पत्नी उसके पीछे पड़ी हुई थी, ये उसे पता नहीं था। वह चतुरी मामा से बोला, मामा, तुम सो नहीं, अपना हिस्सा ले लो और भोर में पिताजी के जागने से पहले अपने गांव लौट जाओ, वरना किसी को खबर हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चतुरी बोला, भांजे, 2 हिस्सा उसमें से मुझे दे दे। बिरजू बोला, अरे वाह, क्या खूब कहते हो, आपका हिस्सा आधा ही बनता है। चतुरी बोला, हर बार का माल मैंने तुझे ही दिया है और तू जानता है कितना जोखिम लेकर माल चुराना पड़ता है। ये घड़ा चुराना क्या तुम्हारे बस की बात थी? मैंने उस घर से माल उड़ाया है जिस घर में विवाह होने वाली लड़की सोई थी। सोचो कितना जोखिम था। सभी बातें बिरजू की पत्नी सुन रही थी। जब उसने सुन लिया कि ये गहने और पैसे उस लड़की के हैं जिसका विवाह अभी होने वाला है, पैसे और गहने के बगैर तो उसकी शादी टूट सकती है। एक बेटी के विवाह में गहने और पैसे कितने महत्वपूर्ण होते हैं उसे खुद पता था। उसकी खुद के रिश्ते ढूंढते ढूंढते उसके पिता हार गए थे। बिरजू ने मेरे ऊपर एहसान किया जो मुझसे विवाह कर लिया, मुझे एक कपड़े में घर लाया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ठगी करे, चोरी करे, डकैती करे। और बिरजू को बिगाड़ने में ये मामा चतुरी का पूरा हाथ है। स्त्री ने सोच लिया कि सबसे पहले हमें उस बहन की शादी टूटने से बचाना है। ये गहने और ये पैसे उसे वापस कराने हैं। जरूरत पड़ी तो मैं खुद ही गहने और पैसे लौटाने जाऊंगी। अब वह दोनों की बात ज्यादा देर नहीं सुन सकी। वह पति से बोली, मक्कार, धोखेबाज, तुमने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया। मुझसे गलती हुई कि तुमसे विवाह कर ली। काश मुझे पता होता कि तुम एक ठग हो, चोर हो, तो हरगिज तुमसे विवाह नहीं करती। मुझे चोर की पत्नी बनने से अच्छा कुंवारी रहना था। मैं तुम दोनों की बात अभी पिताजी से बताती हूँ। बिरजू बोला, देखो, भगवान के लिए मान जाओ, तुम ये बात पिताजी से मत कहना। सुनते ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, पिता के मरते ही माँ मर जाएगी। क्या तुम दोनों को मारना चाहोगी? स्त्री बोली, मैं एक शर्त पर तुम्हें माफ कर सकती हूँ कि तुम कल सुबह ये गहने और ये पैसे उस घर पहुँचाओ जहाँ से तुमने चुराया है। चतुरी बोला, मगर हम वहाँ गए तो लोग मार मार कर कचूमर निकाल देंगे, हमारी खाल उतार कर उसमें भूसा भर देंगे। स्त्री बोली, चाहे जो भी हो, उस लड़की की शादी नहीं टूटनी चाहिए। वह बिरजू से बोली, यदि उसकी शादी पैसे के लिए टूट गई तो मैं भी तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। बिरजू बोला, लेकिन यह संभव कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी बोली, मैं खुद साथ चलूंगी। तुम सुबह में तैयार हो जाओ और इस मामा से बोलो कि इस घर से जूते मारकर निकाला जाए। इससे पहले सुबह में यह घर छोड़ दे। यही मेरे घर का नाश कर रहा है। ये कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, ये माँ जी का कोई भाई नहीं है। यदि जरा भी इसे शर्म है तो अभी यहाँ से निकल जाए। चतुरी बहू की बात सुनकर वहां से निकल गया। सुबह में बहू अपने ससुर से बोली,
पिताजी, कुछ जरूरी काम से हमें शहर जाना है, कल तक लौट आऊंगी। वह अपने पति बिरजू को लेकर उस स्थान तक गई जहां से पैसे चुराए थे, मगर बिरजू की हिम्मत उस घर तक जाने की नहीं हुई। उसकी पत्नी ने देखा कि उस घर के कुछ लोग दरवाजे पर किसी के साथ बहस कर रहे हैं। वह आदमी धमकी दे रहा है कि कल तक पैसे और गहने नहीं मिले तो यह विवाह हरगिज नहीं हो पाएगा, हम बारात लेकर नहीं आएंगे। वह आदमी इतना कहता हुआ तमतमाता हुआ जाने लगा। स्त्री समझ गई कि यही शायद लड़की का ससुर है, तो बोली, महानुभाव, जरा ठहरिए, आपको गहने और पैसे चाहिए, वे अभी मिल जाएंगे, मगर एक बार भी मत कहना कि बारात लेकर नहीं आऊंगा। वहां खड़ा साहूकार बोला, लेकिन बेटी, तुम कौन हो और तुम पैसे क्यों दोगी? स्त्री बोली, मैं आपकी बेटी हूँ और अपनी बहन की शादी टूटते नहीं देख सकती, और ये पैसे और गहने आपके ही है, जिसे मेरे पति और पति के कथित मामा ने चुरा लिया था, मगर जब मुझे पता चला तो लौटाने आ गई हूँ। आप चाहो तो मुझे जो भी सजा बनती है दे सकते हो। साहूकार बोला, नहीं बेटी, तुम्हें भला सजा किस बात की? तुमने तो मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली है। तुम्हारी जैसी बेटी हर घर में हो, आज से तुम मेरी बेटी हो। तुम बेटी के विवाह तक यहीं रहो और आगे भी हमेशा एक बेटी की तरह मेरे घर आते रहना। स्त्री बोली, आपकी हर बात मुझे स्वीकार है, परंतु मुझे अब घर जाना जरूरी है, आप इजाजत दो। वह अपने घर लौट आई। बिरजू आदमी बन चुका था। इस बात की जानकारी 6 महीने बाद धर्मू और उनकी पत्नी को हुई तो वे बहू पर बहुत गर्व महसूस करने लगे। बोले, बहू, तुम मेरी अच्छी बहू के साथ मेरी बेटी भी हो। तुम्हारी जैसी बहू हर घर को मिले। तुमने एक बेटी का घर उजड़ने से बचा लिया, बेवकूफ पति को आदमी बना दिया, ठग मामा को कुत्ते की तरह भगा दिया। तुम धन्य हो। कहानी का सार, सच्ची और समझदार पत्नी किसी भी बिगड़े हुए पति को सही रास्ते पर ला सकती है। इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होना जरूरी है और सही मार्गदर्शन से हर कोई सुधर सकता है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। इस वजह से भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह इतना गरीब था कि कभी कभी उसे भिक्षा पर ही गुजारा करना पड़ता था। कभी कभी जब भिक्षा ज्यादा नहीं मिलती थी तो ब्राह्मण और उसके परिवार को आधे पेट भूखा ही सोना पड़ता था। उसके दिन बड़ी कठिनाई से गुजरने लगे। ब्राह्मण को लगने लगा था कि भिक्षा अब कम मिल रही है, जिससे उसके परिवार का गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए उसने सोचा कि मुझे राजा के पास जाना चाहिए, क्योंकि जो इस देश का राजा था वह बहुत दयालु था। वह ब्राह्मणों की बड़ी मदद करता था। जो भी उसके पास मदद के लिए जाता था उसकी वह बहुत मदद करता था। ब्राह्मण ने यह विचार कर लिया कि वह राज दरबार में जाएगा और राजा से कुछ मदद लेकर आएगा। अब यह ब्राह्मण अगले दिन राज दरबार जाने के लिए सुबह जल्दी उठा और नहाया धोया, पूजा पाठ करी और चल दिया राज दरबार की तरफ। जैसे ही वह गांव से नगर की तरफ जा रहा था, चलते चलते उसे एक जंगल मिला। जंगल से जब ब्राह्मण गुजर रहा था तो उसे एक पेड़ के पास एक सांप दिखाई दिया। सांप को देखकर ब्राह्मण थोड़ा घबराया, परंतु सांप ब्राह्मण को प्रणाम करके बोला कि ब्राह्मण महाराज, आज सुबह सुबह कहाँ जाने के लिए निकले हो? जब ब्राह्मण ने सांप को बोलते हुए देखा तो उसे थोड़ी हिम्मत बंधी कि उसे डर से गाने लगा। तब ब्राह्मण ने अपनी समस्या सांप को बताई कि मैं बहुत गरीब हूँ और राजा से सहायता लेने के लिए जा रहा हूँ। तो सांप ने कहा, मुझे पता है आपकी समस्या क्या है। ये समस्या लेकर आप राजा के पास जा रहे हो। तुम्हारे घर में इस समय बहुत गरीबी छाई हुई है, इसलिए राजा से मदद लेने जा रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, आप तो सर्प देवता सब जानते हो। सर्प ने कहा कि हाँ ब्राह्मण, मैं एक जादुई सांप हूँ और भविष्यवाणी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे आने वाले समय का ज्ञान है कि आगे क्या होने वाला है। ब्राह्मण ने कहा कि जय हो सर्प देवता, महाराज आप कैसी भविष्यवाणी करते हैं? सर्प ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, महाराज मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी सुनाता हूँ। तुम जो महाराज को जाकर बता देना, लेकिन मेरी शर्त है, जो धन तुम्हें राजा देगा उसका आधा धन तुम मुझे दोगे। ब्राह्मण ने सर्प देवता की शर्त मान ली। राजा सांप ने कहा कि राजा से कहना कि इस साल बहुत बड़ा, बहुत भारी अकाल पड़ेगा। प्रजा को बचाने के लिए जो भी उपाय करना है कर लेना।
ब्राह्मण ने सर्प को धन्यवाद दिया और चल दिया राज दरबार की तरफ। जब वह ब्राह्मण राज दरबार में पहुंचा तो अगले दिन जब राज दरबार लगा तो ब्राह्मण को बड़े आदर सत्कार के साथ राजा ने आसन दिया और उसकी बहुत ही सेवा की। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्या भविष्यवाणी बताना चाहते हो? ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, राज दरबार में बुलाकर आपने मुझे बहुत ही मान सम्मान दिया है, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है, इसीलिए मुझे एक भविष्यवाणी का आभास हुआ है और वही मैं आपको बताने आया हूँ। क्योंकि अगर राजा को भविष्यवाणी पता होगी तो वह संकट से अपनी प्रजा को उबार लेगा। तब वह कहने लगा कि महाराज, मैंने भविष्यवाणी सुनी है कि कुछ दिनों बाद हमारे राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा, जिससे जनता त्राही त्राही कर उठेगी। इसलिए आप यदि चाहो तो पहले से ही अकाल से बचने का इंतजाम कर सकते हो। राजा ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर विदा किया। वापस लौटते हुए ब्राह्मण तब उसी जंगल से निकलने लगा तो सोचने लगा, यदि सांप को मैंने धन दिया तो धन तो जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते से अपने गांव चला गया। भविष्यवाणी के अनुसार कुछ समय बाद बहुत बड़ा अकाल पड़ा, लेकिन राजा ने पहले से जानकारी होने से सारे इंतजाम कर लिए थे, इसलिए राजा को कोई समस्या नहीं हुई। 1 साल बीता, 2 साल बीते, ब्राह्मण का धन धीरे धीरे खत्म हो गया। ब्राह्मण फिर से राजा से मदद मांगने के लिए उसने जो निश्चय किया कि वह फिर से राजा से मदद मांगेगा। वह फिर सुबह जल्दी उठा, अपना नहाया धोया, भगवान भजन किया और चल दिया उसी जंगल के रास्ते। फिर उसे रास्ते में वह फिर वही सांप मिला। उसने सांप ने फिर राज पंडित से अभिवादन किया, उसको नमस्कार किया और सांप ने ब्राह्मण से कहा, आधा धन देने की शर्त पर मैं तुम्हें फिर से भविष्यवाणी एक बता सकता हूँ, तो मेरी भविष्यवाणी राजा को बता देना, और तो विधान मिले वह मेरे को आधा देना। ब्राह्मण ने उसकी बात मानने की। ठीक है, तो मुझे भविष्यवाणी बताओ, जो धन दूंगा राजा देगा, उसमें से आधा मैं तुम्हें दे दूंगा। तब सांप कहने लगा कि इस साल बहुत ही भयंकर युद्ध होगा, इसलिए जो भी तैयारी करनी है वह राज्य कर ले। आधा धन देने का वादा कर वह ब्राह्मण आपसे वादा करके वहां से चला गया। ब्राह्मण जब राज दरबार में पहुंचा तो राजा ने ब्राह्मण का बहुत सम्मान किया, साथ ही ब्राह्मण के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। अगली सुबह जब राज दरबार लगा तो ब्राह्मण को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आसन दिया गया और उससे बोले कि ब्राह्मण देवता, बताओ अब आप क्या भविष्यवाणी लेकर आए हो? ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज, इस साल आपके यहाँ राज्य में एक बहुत ही भयंकर युद्ध होगा कि पड़ोसी राज्य तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। आपको जो भी तैयारी करनी है अभी से कर लो। इस बार राजा ने ब्राह्मण को पहले से अधिक धन देकर विदा किया। अब ब्राह्मण बड़ा खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिया। अब रास्ते में फिर ब्राह्मण को वही सर्प मिलने वाला था, वही जंगल आ गया। तो ब्राह्मण ने सोचा कि यदि सांप को सांप मिला तो आधा धन ले लेगा, इतने सारे धन का आधा मैं उसे क्यों दूं? रोटी होना में सांप को लाठी से मार दूं। हाथ में लाठी लिए ब्राह्मण जब सांप के पास पहुंचा तो इस सर्प देवता खतरा भांप गए और बिल में जाने लगा। ब्राह्मण ने सांप के पीछे से लाठी से वार कर दिया, जिससे सांप की पूंछ कट गई, लेकिन सांप जीवित बच गया। सांप के भविष्यवाणी के अनुसार इस साल राजा के राज्य पर पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी है और भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन पहले से जानकारी होने के कारण राजा इस बार विजयी रहा। अब राजा को जो जानकारी थी तो इस कारण राजा युद्ध जीत गया और ब्राह्मण का जो धन था वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। धन 2-3 साल चलने के बाद फिर खत्म हो गया। उसके सामने फिर संकट आ पड़ा, उसके घर में फिर संकट शुरू हो गया। उसकी रोजी रोटी और भूखों मरने की नौबत आ गई। वह फिर से भिक्षा मांगने पर मजबूर हो गया। जो ब्राह्मण था उसने एक बार फिर राजा के पास जाने का निश्चय किया। वह फिर सुबह जल्दी उठा, नहाया धोया और पूजा पाठ किया और सुबह ही राज दरबार के लिए निकल दिया। अब जो जंगल रास्ते में पड़ता था, जब ब्राह्मण जंगल में पहुंचा तो उसका सांप सामने खड़ा हुआ मिला। ब्राह्मण सांप से नजरें छुपाकर जाने लगा तो सर्प देवता ने कहा कि ब्राह्मण देवता, महाराज, इस बार मिलकर नहीं जाओगे? ब्राह्मण कुछ न बोल सका
और नजरें नीची करके खड़ा रहा। सर्प देवता ने कहा कि ब्राह्मण देवता, इस बार मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी बताता हूँ। राजा से कहना, इस बार राज्य में धर्म की स्थापना होगी, सब अच्छे कर्म होंगे, राजा और प्रजा सुख शांति से रहेंगे। ध्यान रखना, जो भी धन तुम्हें मिले उसका आधा मुझे जरूर देना। ब्राह्मण ने फिर आधा धन देने का वचन दिया और राज दरबार की तरफ चल दिया। चलते चलते ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंच गया। राज दरबार में पहुंचने पर ब्राह्मण का बहुत ही ज्यादा स्वागत किया गया। राजा ने पिछली 2 भविष्यवाणियों का वादा करने के लिए ब्राह्मण को बहुत धन्यवाद दिया और आने के समय के बारे में भी पूछा कि आने वाला समय कैसा है, उसके चेहरे में भी आप भविष्यवाणी कीजिए। सुबह जब दरबार लगा तो ब्राह्मण को फिर राजा ने आसन दिया और उसका बहुत आदर सत्कार किया। तो और राजा से, जो राजा ने ब्राह्मण से उसकी भविष्यवाणी करने के लिए बोला। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजा साहब, इस साल प्रजा सुख और चैन की जिंदगी बिताएगी, सब लोग अच्छा सुख सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर विदा किया। गांव वापस लौटते हुए ब्राह्मण ने सोचा, जब राजा ने थोड़ा धन दिया तो वह भी 1 साल में समाप्त हो गया, जब ज्यादा धन दिया तो वह भी 2-3 साल में समाप्त हो गया। सर्प से मैंने गद्दारी भी की और इस सांप के कारण ही मुझे यह धन प्राप्त हुआ है। अब जो ब्राह्मण अपने मन में ही जो ग्लानि महसूस कर रहा था, वह इस बार तो सांप से गद्दारी करने के कारण अपने आप की उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने कहा कि राजा ने अब की बार मुझे जो धन दिया है, मैं सांप के पास पहुंचकर उसका हिसाब कर दूंगा। सांप के पास पहुंचकर उसके पिछले 2 बार का धन भी उसे दे दूंगा। सारा धन तो सांप के पास रख दूंगा, सांप से 3 बार का धन लेने के लिए कह दूंगा। जब ब्राह्मण सर्प देवता के पास पहुंचे तो सर्प देवता से कहने लगे कि हे सर्प देवता, आप अपना 3 बार का हिस्सा ले लीजिए। इस पर सर्प देवता बाहर आए और ब्राह्मण से कहने लगे, ब्राह्मण देवता, जब महाराज के यहाँ अकाल पड़ा था तो तुम रास्ता बदलकर निकल गए। जब युद्ध हुआ तो तुमने मेरी पूंछ काट दी, जिससे मेरी बिरादरी में बहुत मजाक उड़ाया गया। और अब जब राज्य में धर्म की स्थापना हो गई है, मैंने भविष्यवाणी की थी कि लोग अच्छे काम करेंगे, तुम अधर्म के रास्ते, ये हम जंगली जानवरों को धन की क्या जरूरत है। ये सारा धन तुम ले जाओ, खुशी से जीवन बिताओ और किसी के साथ कभी धोखा मत करो। सांप को धन्यवाद देकर ब्राह्मण अपने गांव गया और उसने फिर प्रण कर लिया कि वह कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। लालच इंसान को भटका देती है, कभी भी लालच में धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो ब्राह्मण था वह दिल का बड़ा भोला भाला था, लेकिन गरीबी उसके पास इतनी थी, इतनी गरीबी उसने देखी थी कि वह भूखा मरता था। आधे पेट खाकर अपनी भूख तो शांत हो जाती थी, लेकिन अपने बच्चों को भूखा देखकर वह विरक जाता था। इसलिए उसके मन में भी थोड़ा लालच आ गया, लेकिन धर्म की स्थापना ने उसकी बुद्धि खोल दी। जब धर्म पास होगा तो हम कोई भी गलत कार्य करने से पहले 10 बार सोचेंगे। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारे अंदर से आवाज जरूर आती है कि वह गलत है, लेकिन हम लोग अपने उस लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम उसको नहीं सुनते हैं। लेकिन ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती को सुधार लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।